खुद को एक एग्जाम के आगे कमजोर और छोटा महसूस करता है? क्या तुझे पता नहीं, एक छोटी सी चिंगारी ही चाहिए, एक छोटी सी चिंगारी ही चाहिए, घने जंगलों को जला करके राख करने के लिए, राख करने के लिए। तो हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हो आप सभी लोग? मैं आपका बड़ा भाई निखिल धावाई हाजिर हूं लेकर के आपके सामने एक नया लेक्चर और मोशन स्ट्रीमलाइन, और आप सभी का स्वागत है रफ्तार जेईई सीरीज में। तो दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात की थी। हालांकि मैं एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी करवाने वाला था, लेकिन मुझे लगा कि यार थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि बस इतना ही पढ़ा देते हैं। उसके बाद आज हम एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, स्पीड के बारे में जानेंगे, एक्सेलरेशन के बारे में जानेंगे, और आज इन चीजों को हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। सर पहले ही कोशिश बोल रहे, कवर करा पाओगे कि नहीं देखिए वक्त बताएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे होमवर्क क्वेश्चन की, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने इसको बड़े ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया हो, है ना। तो यहां पर अभी जैसा कि हम जानते हैं कि आपके पास वो लैपटॉप टाइप की सी चीज अगर ध्यान हो, मतलब जैसे मैंने समझाया था कि ये एक सरफेस है और आपका दूसरा सरफेस है ये। तो यहां से एक चींटी को जो है चल के यहां जाना था, अब उसको मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए जाना है। तो इसके लिए जो ट्रिक आपको पता थी, ट्रिक तो नहीं बोलेंगे यार, ट्रिक पता नहीं क्यों मुझे बड़ा अटपटा सा शब्द लगता है ना। ये ट्रिक ऐसा लगता है कि यार वो एक जुगाड़ है। जुगाड़ मैं कभी पसंद नहीं करता हूं यार, हमेशा मेहनत होती है, इसके पीछे भी एक सोच होगी, इस मेथड के पीछे भी, तो वो मेहनत है। तो इसको ट्रिक नाम दे करके, ट्रिक ऐसा लगता है चीटिंग टाइप, है ना, मुझे थोड़ा पसंद नहीं। खैर फालतू बातें बाद में, हम अभी इधर आते हैं। तो यहां हम क्या करेंगे, इसको ऐसा फोल्ड कर देंगे, इसको ऐसा खोल डालो। तो जैसे ही तुम इसको खोलोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, खोलते ही तुम समझ जाओगे कि यार यहां ये जो है आपके पास एक ऐसी सरफेस आपको मिल जाएगी। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। तो ये कुछ, ओ भाई साहब, तो ये कुछ इस तरह की सरफेस आपको मिल जाएगी। आपने जब क्या कर दिया, इसके अबाउट इसको ऐसा खोल दिया, तो ये लेंथ और ये लेंथ ये मिलके कितना हो जाएगा आपके पास 2a, और ये कितना है a। मतलब अगर आप ढंग से देखोगे तो ये क्या, एक तरीके से रेक्टेंगल ही आपको मिलेगा, जिस रेक्टेंगल का ये वाला लेंथ कितना है, ये है और 2a, और ये है आपका a, और आपको यहां से यहां पहुंचना है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कही जाएगी भाई, वो हो जाएगा इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, और यही मिनिमम डिस्टेंस होगी। आप ऐसा जा सकते हो, कैसे भी जा सकते हो, लेकिन मिनिमम ये डिस्टेंस होगी, जो कि 2a का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब आपका आंसर आ जाएगा √5 और a। आई बात समझ में? तो ये जो है आपका होगा जवाब। और अभी हम बढ़ते हैं आगे और बिना देरी के बात करते हैं हम वेलोसिटी। तो हमने कल ये सीखा कि भाई मोशन का मतलब क्या होता है ना, पोजीशन चेंज होनी चाहिए। अब पोजीशन चेंज होनी चाहिए तो ऑब्वियसली टाइम के हिसाब से पोजीशन चेंज हो रही होगी। जैसे कि मैंने कहा, अगर हमारी पोजीशन जो है किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है, तो अलग अलग समय पर पार्टिकल अपनी अलग अलग पोजीशन पे होगा। या तुम मान लो अपने घर से निकलते हो किसी जगह के लिए, तो तुम ऑब्वियसली चल के जाते हो, तो तुम अपनी पोजीशन तो चेंज कर रहे हो, लेकिन वहां पर इंपॉर्टेंट ये भी है कि कितने टाइम में। तो जब आप बात कर रहे होते रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यदि आप बात कर रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, डिस्प्लेसमेंट की अभी हम बात करेंगे, इस पे अभी थोड़ा सा इसको स्किप करके चलो, इस पे बात करेंगे। तो पोजीशन में जो समय के साथ बदलाव आ रहा है, समय के साथ, तो उसका जो रेट है उसी को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। नहीं समझे सर, नहीं समझे भाई। वेलोसिटी का मतलब ये देखना है कि मोशन कितना फास्ट है या कितना स्लो। तो मैंने कहा यार एक बंदा जो है वो x=0 से x=5 जो है 5 मीटर, उसने जो है ना 5 सेकंड लगा दिए। और वहीं एक दूसरा बंदा वही सेम x=0 से x=5 पे उसने सिर्फ 1 सेकंड में वो पहुंच गया। तो ऑब्वियसली यहां पर ये जो है वो स्लो चल रहा है और ये जो है वो फास्ट चल रहा है कि नहीं। अब ये फास्ट चल रहा है तो इसके चलने का रेट क्या है, यहां आप कह सकते हो कि वो 1 सेकंड में 5 मीटर चल गया, ये यहां पे 5 सेकंड में जो है 5 मीटर चल गया, है ना। तो चलने का रेट यहां पे बहुत कम है, चलने का रेट यहां पर बहुत कम है।
अगर आपको बात समझ में आई हो तो, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम। और यहां अगर आप देखेंगे तो चलने का रेट थोड़ा ज्यादा है। क्लियर है? तो बस इसी को हम क्या बोल देंगे, वेलोसिटी। बस ध्यान रखिए, रखा जाए कि आप चेंज इन पोजीशन की बात कर रहे हैं। अब जब आप चलते हैं, अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, तो उस दौरान कभी आप बहुत फास्ट चलते हैं, कभी आप बहुत स्लो चलते हैं, मतलब आपके चलने का जो रेट है वो बदलता जाता है आपके अकॉर्डिंग। मान लो आप घर से निकले तो आप 0 वेलोसिटी से स्टार्ट हुए, और फिर आपने अपनी जो है चलने के रेट को बढ़ाया, ठीक है। फिर कहीं स्पीड ब्रेकर आया तो आपने थोड़ा चलने के रेट को कम किया, आप थोड़ा स्लो हुए, फिर आप फास्ट हुए। तो आप स्लो फास्ट होते रहेंगे। लेकिन बात ये ध्यान रखें कि इस तरीके से वेलोसिटी को डिफाइन किया जाएगा। सर लेकिन आपने पोजीशन की बात करी, आपने डिस्प्लेसमेंट की तो बात, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्यों चिपका दिया साथ में, पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट? तो दोस्तों अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सर मतलब अगर मान लो कोई 4 पे था और वो अभी फाइनली 8 मीटर पे या मान लो 9 मीटर पे आ गया है, तो अगर इनिशियल पॉइंट ये था, फाइनल पॉइंट ये है, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट लिखा जाएगा वो 5 लिखा जाएगा। तो क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता कि अगर आपने एक नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से इसको ओरिजिन मान लिया, आपने यहां ओरिजिन ले लिया, तो क्या जो नया कोऑर्डिनेट है वो ये 5 नहीं हो जाएगा, 9 - 4? जी हां, यहां से यहां के डिस्टेंस, तो एक तरीके से 5 जो है वो क्या हो गया, 5 डिस्प्लेसमेंट तो है ही। डिस्प्लेसमेंट का मतलब एक तरीके से आप फाइनल पोजीशन को मेजर कर रहे हो विथ रेस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन, यही तो है। तो एक तरीके से यहां आपका ओरिजिन आ गया और ये आपका क्या हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट भी एक तरीके से पोजीशन ही है। बस ये मान के चले कि वहां ओरिजिन आपने कहां ले लिया है, ओरिजिन आपने इनिशियल पोजीशन को ही ओरिजिन मान लिया। तो अगर आप इनिशियल पोजीशन को ओरिजिन मान के कोऑर्डिनेट लिखने लगेंगे तो हर कोऑर्डिनेट आपको डिस्प्लेसमेंट ही शो करेगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन कहिए या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हो जाएगी आपकी क्या, वेलोसिटी, है ना। अब ऑब्वियसली वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ऑब्वियसली इसके पास जो है मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, ठीक है। इसकी जो यूनिट आती है अपने पास, वो यूनिट क्या कही जाएगी, वो आ जाएगी अपने पास मीटर पर सेकेंड, क्योंकि चेंज इन पोजीशन ऊपर जो है मीटर, नीचे सेकेंड। और यहां पर जो है इसके अगर डायमेंशन की बात की जाए, तो डायमेंशन की अगर हम बात करेंगे तो तुम बोलोगे अरे सर डायमेंशन में क्या रखा है, वो तो बड़ा आसान है यार, ऊपर मीटर का L1 आ गया और सेकंड का T1 आ गया, तो इसको जो है हम सर ऐसे लिख देंगे कि L1 T-1 या M0 L1 T-1। ये तो एकदम लल्लू सा है ना। अब इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहले हम समझेंगे एवरेज वेलोसिटी का क्या मतलब है। भाई पोजीशन में चेंज हो रहा है टाइम के साथ, अब वो पोजीशन तो अलग अलग तरीके से चेंज हो रही होगी, तो एवरेज वेलोसिटी का क्या मतलब है? एवरेज वेलोसिटी का मतलब है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। सर ये तो वही बात हो गई, बस आपने एक एवरेज चिपका दिया, इसका मतलब बताओ सर। मतलब अगर आप देखोगे तो एवरेज जब भी निकाला जाता है तो एक फाइनाइट टाइम इंटरवल में निकाला जाता है। नहीं समझ में आई सर बात? यार देख, डिस्प्लेसमेंट जब भी हो रहा होगा, हाँ डिस्प्लेसमेंट जब भी हो रहा होगा, तो डिस्प्लेसमेंट जब भी हो रहा होगा तो एक इनिशियल पॉइंट होगा और एक फाइनल पॉइंट होगा, ऑब्वियसली इस टाइम से लेकर इस टाइम तक। तो अगर ये टाइम इंटरवल आपका कैसा है, फाइनाइट। सर फाइनाइट से मतलब जिसको आप मेजर कर सके, मतलब 1 सेकंड, आधा सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड, जिसको आप मेजर कर सके वो फाइनाइट टाइम इंटरवल। तो उस फाइनाइट टाइम इंटरवल में जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, जितने टाइम में हुआ, तो वहां से जब आप रेट ऑफ चेंज देखोगे कि कितना पोजीशन में चेंज आया, कितने टाइम में, वो आ जाएगा आपका एवरेज। ध्यान आ रहा है? एवरेज डिफरेंशिएशन में पढ़ाया था मैथमेटिकल टूल्स में, याद आ रहा है? वही सेम कहानी। तो यहां पर हम इसको कह देंगे एवरेज वेलोसिटी, या चेंज इन पोजीशन आप क्या कह सकते हो, चेंज इन पोजीशन जो आप कहेंगे वो आ जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं, अपॉन टोटल टाइम। भाई डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो एवरेज वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। डायरेक्शन एवरेज वेलोसिटी कहां होगी, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा उस डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज अलोंग डिस्प्लेसमेंट, ये ध्यान रखना, इज अलोंग
डिस्प्लेसमेंट। तो बस कुछ नहीं करना, आपको क्या करना होगा, आपको बस डिस्प्लेसमेंट निकालना है, टोटल टाइम से डिवाइड कर देना, बस खत्म। ठीक है सर, ओके सर, आगे थोड़ा बताइए और फिर और समझाइए थोड़ा सा, है ना, अभी खत्म नहीं हुआ है ये। जैसे कि हम एक जनरल बात कर लेते हैं, जनरल बात कि यार ये पार्टिकल जो है अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है। अब पोजीशन ऐसा नहीं कि आप सिर्फ स्ट्रेट लाइन के मोशन की बात करें, मैं एकदम जनरल बात कर रहा हूं। मतलब पार्टिकल जो है वो 2 डायमेंशनली भी मूव कर सकता है, कर्व पे भी मूव कर सकता है, 3 डायमेंशनल भी मूव कर सकता है। तो मान लीजिए पार्टिकल कुछ इस टाइप से मूव कर रहा है, ठीक है सर, ये तो स्ट्रेट लाइन नहीं है, हाँ जनरल बात कर रहे हैं। और मान लीजिए यहां पर ये इसका जो था इनिशियल पोजीशन था, और ये मान लीजिए यहां पर इसका फाइनल पोजीशन। तो ये इसका जो है इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन, और ये इसका जो है वो फाइनल पोजीशन वेक्टर है ना। और यहां अगर आप देखेंगे तो अगर आपसे मैं पूछूं कि यार बताना यहां से यहां अगर ये टाइम टी था और यहां पहुंचते पहुंचते टाइम टी प्लस डेल्टा टी हो चुका है, कुछ टाइम चेंज हो चुका है, सर टी प्लस डेल्टा टी क्यों? यार इस टाइम को तुम क्या बोलोगे, इनिशियल टाइम, इसको क्या बोलोगे, फाइनल टाइम, और टी फाइनल माइनस टी इनिशियल इसको किससे रिप्रेजेंट करोगे, चेंज इन टाइम को डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करोगे ना। तो यहां मान लो अभी 2 सेकंड हो रखे और यहां 6 सेकंड हो गए, तो चेंज कितने का आया, 4 सेकंड का। तो वो जो चेंज है 4, ये 2 प्लस 4 मतलब 6, तो चेंज क्या है आपका, डेल्टा टी है। डेल्टा टी इज जस्ट द चेंज, जो हमने मैथमेटिकल टूल में समझ रखा है। तो यहां से अगर कोई आपको कहे कि यार मुझे इधर से लेकर इधर तक की एवरेज वेलोसिटी चाहिए, तो तुम कहोगे कोई बात नहीं सर जी, सीधे बस क्या करो, मैं तो ये कर लूंगा कि डिस्प्लेसमेंट निकाल लूंगा, और डिस्प्लेसमेंट जो है इसको मैं डेल्टा आर बोल देता हूं। अब कोई कहेगा अरे 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 इसको डेल्टा आर क्यों बोल दिया भाई? यार इसलिए बोल दिया क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है अपने पास फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और दो चीजों का जो चेंज है उसको क्या हम डेल्टा से रिप्रेजेंट नहीं करते? तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल करते, क्यों नहीं करते सर, मैथमेटिकल टूल्स में सीखा है। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट। अच्छा टाइम इंटरवल कितना हुआ? सर टाइम इंटरवल तो डेल्टा टी हुआ, आपने ही तो कहा। अच्छा तो जरा बताना यार एवरेज वेलोसिटी क्या लिखोगे फिर तुम? अच्छा एवरेज वेलोसिटी, सर एवरेज वेलोसिटी हम लिखेंगे, हमें मतलब नहीं कि वो कैसे पास से गया, कैसा चला, मुझे मतलब है बस इनिशियल और फाइनल पॉइंट से। तो डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा, तो डिस्प्लेसमेंट जैसा कि आपने कह दिया है ये आ जाएगा डेल्टा आर और ये आ जाएगा डेल्टा टी। तो इस तरीके से हम एवरेज वेलोसिटी डिफाइन कर देंगे, ठीक है, हाँ बिल्कुल। अच्छा अब आप यहां पे थोड़ा समझिए कि जो ये डेल्टा आर है, जो ये डेल्टा आर है, तो इस डेल्टा आर की अगर बात की जाए तो क्योंकि इसे मैं आर फाइनल माइनस आर इनिशियल कह रहा हूं, तो आर फाइनल तो फाइनल पोजीशन वेक्टर के कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, उसको लिख सकता हूं मैं एक्स फाइनल प्लस वाई फाइनल जे कैप प्लस जेड फाइनल के कैप, पोजीशन वेक्टर ऐसे लिखा जाता है। ऐसे ही इसको मैं लिख सकता हूं एक्स इनिशियल आई कैप, वाई सॉरी माइनस का एक्स इनिशियल, वाई इनिशियल, जेड इनिशियल, ये के कैप, ये जे कैप, और ये आई है इसलिए आई कैप। तो ये आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, तो आई आई कॉमन निकालोगे तो यहां से एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, इसको मैं डेल्टा एक्स लिख देता हूं सीधे। तुम बोलोगे सर नहीं समझ आया, तो सुनो ये क्या है, तुम बोलोगे सर एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल इंटू आई कैप, मतलब यूनिट वेक्टर है ना। ये क्या चेंज इन एक्स लिखा हुआ है क्या? हाँ सर लिखा हुआ है, तो इसको क्या डेल्टा एक्स बोल दूं क्या? हाँ बिल्कुल बोल दो। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डेल्टा एक्स आई कैप, ये क्या आ जाएगा डेल्टा वाई जे कैप, और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डेल्टा जेड के कैप। आई आई जे जे और के, ये माइनस साइन था ना इधर, ये क्या है, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो फिर ये क्या है, ये है डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट का वाई कंपोनेंट, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट का जेड कंपोनेंट। और इसी को अगर मैं किससे डिवाइड कर दूं, इसी को अगर मैं डेल्टा टी से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, इसी को अगर मैं डेल्टा टी से डिवाइड कर दूं तो मुझे मिल जाएगा एवरेज वेलोसिटी। तो ये एवरेज वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट और ये जेड कंपोनेंट, ये बात ध्यान रखें, ठीक है। तो मैं यहां इसको लिख देता हूं अगले उसमें, वाह। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि ओ भाई तुझे क्या हो गया,
तो यहां से मैं कह सकता हूं कि डेल्टा आर जो आपने लिखा वो आपने लिखा कितना, डेल्टा एक्स आई कैप, डेल्टा वाई जे कैप, डेल्टा जेड के कैप, और यहां से इसको मैंने कर दिया डेल्टा टी से डिवाइड। डेल्टा टी से डिवाइड जैसे ही किया तो ये मेरे पास क्या आ चुका है, ये आ चुका है एवरेज वेलोसिटी। तो ये क्या आ चुका है, ये आ चुका है एवरेज वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, ये क्या आ चुका है, ये आ चुका है एवरेज वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, और ये क्या आ चुका है, ये आ चुका है एवरेज वेलोसिटी का जेड कंपोनेंट। अब तुम बोलोगे यार सर पक गए, ओ सर बहुत बुरा वाला पक गए और कुछ समझ और नहीं आया, ना जाने क्या क्या कर दिया आपने। कुछ नहीं किया है, तुम्हें बस ये पता है ना फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। हाँ सर, तो जब आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में हो तो ऐसे उठा के पटक देना वैल्यूज, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कर देना, अपॉन टोटल टाइम कर देना। नहीं तो इस चैप्टर में तो जो हम डील करेंगे वो क्या करेंगे, हम तो सिर्फ और सिर्फ या तो एक्स डायरेक्शन के अलोंग बात कर रहे होंगे, तो हम लिख देंगे डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी। वाई डायरेक्शन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं लिख दूंगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी, ये हो जाएगी अपने पास वाई डायरेक्शन की एवरेज वेलोसिटी। और अगर मैं जेड डायरेक्शन की बात कर रहा हूं तो मैं लिख दूंगा डेल्टा जेड बाई डेल्टा टी। खत्म, बस इतनी सी बात है। तो मुझे z कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट अगर पता है तो मैं बड़े आसानी से उनमें चेंज लिख सकता हूं और इसको सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गई, ये हो गई है आपकी एवरेज वेलोसिटी। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए आपको कुछ ऐसा कहा गया कि x इज इक्वल्स टू 2t², और आपसे बोला गया कि बताओ भाई एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी यहां पर। ठीक है, तो फाइंड एवरेज वेलोसिटी फॉर t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। बहुत ही सिंपल सी बात। तो तुम क्या कहोगे, तुम कहोगे अच्छा एवरेज वेलोसिटी, तो तुम बोलोगे अच्छा ये इनिशियल टाइम है, ये फाइनल टाइम है, तो इस इनिशियल टाइम पे मैं निकाल लेता हूं मेरा कोऑर्डिनेट कितना था, वो था 0। अच्छा इस फाइनल टाइम पे मैं निकाल लेता हूं कोऑर्डिनेट, वो कितना था 2 का स्क्वायर 4, 4 to 8। तो चेंज इन पोजीशन अपॉन टोटल टाइम, बस ये करना है। तुम्हें एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा होगा, टाइम पे तुम क्या करो, वो टाइम पुट कर करके एक्स फाइनल और एक्स इनिशियल निकाल लो, और यहां से फिर 8 माइनस 0 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये जो अगर आप देखोगे तो ये कुल मिला के आपको क्या कह रहा है, एवरेज का मतलब क्या है। देखो ये कुछ ऐसा है कि अगर आप चलते हो, आप एक जगह से दूसरी जगह के लिए स्टार्ट हुए, तो आप अपने वेलोसिटी को बदलते जाएंगे, है ना, और उसके लिए आपको एक एवरेज निकालना है। जैसे कि कुछ ऐसा मान के चलो कि अगर आपके पास जैसे सब्जेक्ट्स में आपका एग्जाम हुए, 4 सब्जेक्ट आपके थे और सब में अलग अलग मार्क्स है, आप एवरेज क्या निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं? तो सर हम एवरेज ऐसे निकालते हैं, जो सारा जो मार्क्स थे ना, टोटल मार्क्स, वो देख लेते हैं और नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड कर देते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग मार्क्स थे, लेकिन एवरेज मार्क्स निकालते वक्त हम सारे मार्क्स को ऐड कर देते हैं और फिर क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड कर देते हैं। तो यहां भी जब आप चल रहे हो, मान लो अलग अलग टाइम पे आपकी वेलोसिटी अलग अलग है, आप अलग अलग पोजीशन पे हो, तो जब आप एवरेज निकालोगे तो आप क्या करोगे, आप बस ये देखोगे टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट है। आपको मतलब नहीं है कि वो किस टाइम पे कहां था, कौन से टाइम पे वो कहां था, आपको मतलब बस ये है टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है और टोटल कितने टाइम में, टोटल मार्क्स कितने कितने सब्जेक्ट में, बस उसको डिवाइड करना है। तो ऐसा ही कुछ यहां करना है ना। तो भले ही आपके हर सब्जेक्ट में मार्क्स अलग अलग हो, एवरेज का मतलब क्या हो गया, एवरेज का मतलब आपने उसको कांस्टेंट वैल्यू से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कांस्टेंट वैल्यू से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मतलब ये कहने का मतलब ये कि जैसे मान लो आपके सब्जेक्ट में, ये सब्जेक्ट 1, 2, 3 और 4, इसमें जो है मान लो आपके मार्क्स आए कितने 9, इसमें आपके मार्क्स आए कितने 10, इसमें आए 9, इसमें आए 8, और इसके अंदर जो मार्क्स आए अपने वो आए आपके 5। ठीक है, 4 सब्जेक्ट थे, ये कुछ आपके मार्क्स आए, एक बार देख लें तो मुझे, तो आपके इतने मार्क्स हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे कि भैया एवरेज कितना आएगा, तो तुम बोलोगे भाई कितना 19। ठीक है, 19 और 5 24, 24 और 8 32, और 32 बाय 4 कितना आ जाएगा 8। तो एक तरीके से ऐसा हुआ जैसे कि आपने उन अलग अलग मार्क्स को टोटल करके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि
हर सब्जेक्ट में जैसे कि 8-8 मार्क्स आए हो। एवरेज आने का मतलब कि हर सब्जेक्ट पे अलग अलग मार्क्स था, सॉरी अलग अलग मार्क्स थे, मार्क्स बोल रहा हूं, हर सब्जेक्ट में अलग अलग मार्क्स थे, लेकिन एवरेज निकाल लिया आपने, उसका मतलब ये हो गया कि आपने वो टोटल मार्क्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ऐसे ही आप अलग अलग वेलोसिटी से चल रहे थे, आप क्या कर रहे थे, अलग अलग वेलोसिटी से चल रहे थे, लेकिन आपने एवरेज निकाल लिया, मतलब उस पूरे मोशन को एक कांस्टेंट वेलोसिटी से हर टाइम पे एक कांस्टेंट वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कहने का मतलब ये हो जाएगा, क्या आप यहां समझ पाते हो कि अगर मैंने एवरेज वेलोसिटी निकाल ली है तो ये क्या आ रहा है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बंदा उस एवरेज वेलोसिटी से ही चलता, यहां से यहां, इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक वो इस एवरेज वेलोसिटी से ही चलता, ठीक है, तो क्या रिलेशन आता, कितनी टाइम में, कितने टाइम में वो ये डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेता, हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन वी एवरेज। मतलब कहने का यह है कि आपने एक तरीके से कांस्टेंट वेलोसिटी से उस चीज को रिप्लेस कर दिया, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखें कि आपने एवरेज निकाल लिया, मतलब एक तरीके से उस मोशन को आपने ऐसा मान लिया कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से बस चले जा रहा है, ठीक है ना। तो जैसे यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं कि तुम्हारे हर सब्जेक्ट में सेम मार्क्स आए, तुम अपने मार्क्स हर सब्जेक्ट में जो है मार्क्स 8-8-8-8 आए, मतलब ऑलरेडी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो बताओ एवरेज क्या आएगा। अब तुम बोलोगे सर अगर सब सब्जेक्ट्स में सेम मार्क्स आए तो एवरेज भी वही आएगा, आएगा कि नहीं, हाँ सर आएगा। चलो तो बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात ध्यान रख लेना कि आप जो फॉर्मूला यूज करोगे, क्या कि एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम क्या होता है, आपका एवरेज वेलोसिटी होता है। तो अगर मैं यहां पे एक सवाल आपसे पूछूं, जैसे यहां क्या दे रखा है, एक कार है जो 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है और वो कांस्टेंट स्पीड है या वेलोसिटी है। एक कार 10 मीटर पर सेकंड के कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, हर सेकंड में वो 10 मीटर चल देती है, ये हर सेकंड में 40 मीटर आगे बढ़ जाती है। तो आपसे पूछा है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ कार एंड ट्रक, ये एक ट्रक है और ये एक कार। अब आपसे पूछा कि बताओ यार एवरेज वेलोसिटी ऑफ कार और ट्रक कितनी होगी इधर, तो ड्यूरिंग द मोशन तुम जानते हो ये तो कांस्टेंट ही है, तो ये कुछ ऐसी बात नहीं हो गई क्या कि हर सब्जेक्ट में मेरे सेम मार्क्स आए, है कि नहीं। तो जब हर इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी यही है तो एवरेज भी क्या होगा, एवरेज भी यही रहेगी जो कि है 40 मीटर पर सेकेंड, और ट्रक की एवरेज भी क्या रहेगी 10 मीटर पर सेकेंड। और क्योंकि अब ये एवरेज वेलोसिटी भी है तो अगर मान लो v1 जो है कुछ x1 डिस्टेंस चल लेता है तो क्या मैं, और t1 टाइम में, तो क्या ये रिलेशन v1 के वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और टाइम में नहीं होगा। सर क्यों, क्योंकि यार आपकी ये वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आप ये रिलेशन लगा सकते हो, नो डाउट, एंड दिस इज आल्सो द एवरेज। तो आपसे पूछ रहा है कि कितने टाइम में ये क्या कर लेगा, दिस कार विल ओवरटेक द ट्रक, ऑल्सो फाइंड द टाइम एट विच कार विल ओवरटेक द बस या ट्रक बोल देते हैं, है ना। तुम बोलो ये जादू कैसे हो गया सर। तो यहां पे आपसे पूछ रहा है कि भैया ये ट्रक को कितने टाइम में ओवरटेक कर लेगी। दूसरा तुमसे पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार एंड ट्रक ड्यूरिंग द अबव टाइम इंटरवल, और जितने टाइम में उसने ओवरटेक किया उस दौरान कार और ये ट्रक कितना कितना चल लेंगे। तो ये बड़ा ही आसान सा सवाल है, इसको फटाफट से हम देख लेते हैं और उम्मीद है कि आप लोग भी बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। इसमें तो कुछ खास है ही नहीं, एकदम लल्लू पंजू सवाल है ये। क्या दिया गया है भाई, कार जो है वो v1 से चल रही है जो कि कितना है आपके पास 40, कार जो है वो कितने से चल रही है, वो चल रही है v1 से और वो कितना है 40। ऐसे ही ट्रक जो है, ट्रक कितने से चल रहा है भाई साहब, ट्रक जो है वो चल रहा है 10 से, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है अभी हाल फिलहाल, वो दे रखी है 120 मीटर। इतनी बात समझ में आनी चाहिए, ये एकदम हल्का सवाल है, इसमें कुछ खास नहीं है ना। इतनी बात समझ में आनी चाहिए कि क्योंकि ये फास्ट चल रहा है तो कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे को ओवरटेक कर ही लेंगे। तो यहां कार और यहां ट्रक, तो मैंने कहा कि यार ये ट्रक इस दौरान कितना चल गया, कुछ x चल गया, तो कार कितना चल गई, कार 120 प्लस x चल गई। तो कार के लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू
टाइम, ये मैं लिख सकता हूं। तो कार का डिस्प्लेसमेंट कितना है 120 प्लस एक्स, और वेलोसिटी कितनी है 40, और टाइम, तो कार को यहां से यहां आने में जो टाइम लगा, ट्रक को यहां से यहां आने में वही टाइम लगा, क्योंकि t इक्वल्स टू 0 पे कार और ट्रक यहां थे, तो जब ट्रक यहां पहुंच रहा है तब कार यहां पहुंच गई। तो तुमने देखा अभी दोनों साथ है, मतलब ट्रक स्लो चल रहा था इसलिए वो कम चला, कार फास्ट चल रही है इसलिए वो ज्यादा चली और उसने ओवरटेक कर लिया। तो टाइम कितना लगा इसको t, तो ये हो गई पहली इक्वेशन। ऐसे ही जब आप ट्रक की बात करोगे तो ट्रक के लिए क्या हो जाएगा, वही सेम कहानी, तो उसका डिस्प्लेसमेंट x, इसकी वेलोसिटी 10 और ये टाइम कितना t, तो ये हो गई आपकी दूसरी इक्वेशन। तो यहां से आप क्या करें, यहां से आप जो है इसको सॉल्व कर लीजिए और टाइम आपका मिल जाएगा। मतलब यहां अगर मैं x की वैल्यू उठा के पटक देता हूं तो यहां से क्या आ जाएगा भाई 120 प्लस 10t इज इक्वल्स टू 40t, और ये आपके पास आ जाएगा 120 इज इक्वल्स टू 30t। एकदम घटिया सवाल, और 4 सेकंड बाद जो है वो कहां पहुंच जाएगा, वो उसको ओवरटेक कर लेगा। और इस 4 सेकंड में कितना कितना चलेंगे, ये चल लेगा 40 और इसे ये कितना चल लेगा 120 प्लस 40, खत्म। तो ये आप जो है इसके आंसर इस प्रकार दे सकते हैं। तो अभी हम पहुंचते हैं आगे और बात करते हैं एक और सवाल की, है ना, वो बहुत ही बेसिक सा सवाल था। उधर बस एक बेसिक आइडिया आपको ये देना था कि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा तो एवरेज वेलोसिटी भी ये वही होगी, और कांस्टेंट वेलोसिटी वाले केस में आप डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, अदरवाइज वो एवरेज वेलोसिटी ही होगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूं, अ पार्टिकल मूव्स इन सच अ वे दैट इट्स पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज x इज इक्वल्स टू 4 sin pi by 2t। ओ भाई साहब ये क्या दे दिया, कई लोग इसको देख के बोलेंगे सर ये क्या है, यार x कोऑर्डिनेट है, टाइम के साथ ऐसा वेरी कर रहा है, क्या दिक्कत है। अच्छा, देन फाइंड द एवरेज वेलोसिटी इन द टाइम इंटरवल ऑफ 0 से 1 सेकंड, 0 से 2 सेकंड, 0 से 3 सेकंड, 0 से 4 सेकंड। कुछ नहीं करना, नंबर लाइन बना दो, मतलब एक्स एक्सिस बना दो, नंबर लाइन कह रहा हूं मैं। एक्स एक्सिस बनाने के बाद आप देख लो कि कितने कितने टाइम पे वो कहां कहां पर है, ठीक है। तो t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0 पे उसकी पोजीशन है x इक्वल्स टू 0। t की वैल्यू 0 डालो तो साइन 0 कितना होता है 0। फिर 1 पे देख लो, तो t की वैल्यू 1 पे 1 डालोगे तो आ जाएगा साइन पाई बाई 2, तो ये आ जाएगा अपना 4 मीटर। तो t इक्वल्स टू 1 पे वो आ गया कहां 4 मीटर पे, पहले सेकंड पे। अच्छा, दूसरा सेकंड डालो, दूसरा सेकंड जैसे यहां डालोगे तो एट t इक्वल्स टू 2, बात को समझना, x कितना आएगा 4 साइन पाई बाय 2 इंटू 2 से 2 कट गया, साइन पाई कितना आता है 0। लो भाई ये वापस कहां पहुंच गया, ये t इक्वल्स टू 2 पे भी वापस यहीं आ गया। और जब आप बात करेंगे t इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स की, तो 3 पे क्या आ जाएगा देख लेते हैं। 3 जब इधर डालोगे तो वो आ जाएगा 3 पाई बाय 2, और साइन 3 पाई बाय 2 की वैल्यू होती है -1, तो ये आ गया -4, मतलब ये यहां पहुंच जाएगा। ये आ जाएगा यहां पर -4, कुछ नहीं बस वैल्यू डाली कहां पर t इक्वल्स टू 3 पे। और जैसे 4 डालोगे तो 4 डालते इधर आ जाएगा कितना 2 पाई, t की जगह डालो 4, तो 2 से 4 2 टाइम्स गया तो 2 पाई आ जाएगा, और साइन 2 पाई की वैल्यू 0, तो ये वापस यहां आ जाएगा। मतलब अगर आप देख रहे हो तो ये यहां से चला, ऐसा गया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, 1 सेकंड में यहां, अगले सेकंड में यहां, अगले सेकंड में यहां, अगले सेकंड में यहां, इस तरीके से मूव कर रहा है। तो आपसे पूछ रहा है भैया एवरेज वेलोसिटी कितनी कितनी होगी, तो इतनी बात आपको समझ जानी चाहिए कि 0 से 2 की जब हम बात कर रहे हैं तो एवरेज वेलोसिटी जो है वो आ जाएगी 0, क्योंकि 0 पे भी वो यही है, 2 पे भी यही है, मतलब चेंज इन पोजीशन इज 0। जिस पॉइंट पे था घूम के वापस उसी पोजीशन पे आ गया। इवन इस वाले केस में भी एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी 0, क्योंकि 0 से लेकर 4 पे, 0 पे भी वो x इक्वल्स टू 0 पे है, और t इक्वल्स टू 4 पे भी वो x इक्वल्स टू 0 पे है, तो यहां से तो एवरेज वेलोसिटी 0 आ जाएगी। सर इसका क्या करें, कुछ नहीं, देखो कितना चला। सर t इक्वल्स टू 0 पे यहां था, और t की वैल्यू 1 पे वो यहां है, मतलब कितना चल गया 4 मीटर चल गया। अच्छा 4 कितने सेकंड में, 1 में, तो बस 4 मीटर पर सेकंड एवरेज वेलोसिटी होगी पॉजिटिव्स के साथ, खत्म। सर इधर पॉजिटिव क्या दिखा रहा है, बस कि इसकी डायरेक्शन इधर है एवरेज वेलोसिटी की। अच्छा, और सर जब मैं बात कर रहा हूं ये 0 से 3 की, तो 0 से 3 के दौरान ये यहां से यहां आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट है इसका -4, और कितने टाइम में 1,
तो यहां पे वेलोसिटी कितनी आ रही है, इसकी जो वेलोसिटी आ रही है वो आ रही है अपने पास माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड। तो माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड क्या दिखा रहा है, माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड आपको दिखा रहा है कि इसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है। तो ये ध्यान रखो कि मोशन इन 1D में प्लस और माइनस से डायरेक्शन का पता लग जाता है। ये वाली डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव बोलोगे तो ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो कुल मिला के आपको बस चेंज इन पोजीशन देखना है। तो इस वाले के लिए +4 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 4 था, टाइम 1 है ना। यहां मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी, सॉरी। थर्ड वाले में डिस्प्लेसमेंट कितना है, -4, लेकिन कितना टाइम लगा, 3 सेकेंड लग गए भाई, 3 सेकेंड। तो माइनस का 4/3 मीटर पर सेकेंड आएगा। यहां 1 सेकेंड लगा था इसलिए नीचे 1 लिखा था। यहां कितना टाइम लग गया, 0 से 3 में 3 सेकेंड लग गए, तो माइनस का 4/3। तो ये माइनस क्या दिखा रहा है, माइनस इज जस्ट गिविंग यू दिस थिंग दैट डायरेक्शन इस तरफ है, वो पीछे की ओर आ गया है। डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव है ना। तो नेगेटिव और पॉजिटिव यहां आपको क्या दिखाएगा, ये आपको देगा डिस्प्लेसमेंट। तो अब हम बात करते हैं किसकी, एवरेज स्पीड की। लेकिन उससे पहले मैं ये शायद आपको बता ही चुका हूं कि डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के अलोंग ही होगी। हाँ ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, एवरेज स्पीड की। तो एवरेज स्पीड की अगर हम बात करें तो एवरेज स्पीड में क्या हो, जब आप बात करते हो एवरेज स्पीड की, तो वेलोसिटी के केस में हम देखते हैं क्या, टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। एवरेज स्पीड के केस में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे टोटल डिस्टेंस। अब यार एकदम फॉर्मूला बेस्ड चीज है, इसमें कुछ ऐसा समझने जैसा नहीं है कि भाई जब टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है तो पाथ के अलोंग डिस्टेंस भी होता है। तो डिस्टेंस के हिसाब से जो चीज आएगी वो आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। इसकी भी यूनिट जो है वो क्या आएगी, वो मीटर पर सेकंड ही आएगी। लेकिन ये कैसी क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि यहां पर कोई डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस की बात हो रही है। और साथ ही साथ अगर हम यहां पे बात करें कि इधर इसकी डायमेंशन क्या है, तो डायमेंशन को अगर आप देखेंगे तो डायमेंशन आ जाएगी आपकी L1t-1, जो कि वेलोसिटी की डायमेंशन है, वही इसकी भी डायमेंशन आ जाएगी। बस ये टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है ना। अब डिस्टेंस क्योंकि यहां पे बात आ गई है, तो यहां मैं एक और बात कह सकता हूं कि हम जानते हैं कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो कि इसी प्रकार एवरेज स्पीड भी या तो वो ज्यादा होगी या वो इक्वल होगी किसके, एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के। अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हैं तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों भी सेम होंगे इन मैग्नीट्यूड। और अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो एवरेज स्पीड ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है। और वापस से वही बात कि अगर कोई कांस्टेंट स्पीड से चले जा रहा है, अगर कोई कांस्टेंट स्पीड से चले जा रहा है, सर कांस्टेंट स्पीड का क्या मतलब है, कांस्टेंट स्पीड का मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन चेंज हो सकती है। सर मतलब ये कि अगर कोई सर्कल में घूम रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, तो भले ही डायरेक्शन चेंज हो रही हो तो स्पीड आपकी कांस्टेंट है, लेकिन क्योंकि मैग्नीट्यूड आपका कांस्टेंट है तो स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर का अगर डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है तो उसका वैल्यू हम चेंज होता हुआ ही मानते हैं। तो अगर कोई अपनी डायरेक्शन को चेंज करता हुआ कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो वेलोसिटी वहां वेरिएबल मानी जाएगी, ये ध्यान रखना। तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट। तो ये कहानी हो गई एवरेज स्पीड की, ठीक है। तो अक्सर जब भी आपसे एवरेज स्पीड की बात की जाए तो ये जरूर ध्यान रखें कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा हो, क्योंकि अगर वो डायरेक्शन को चेंज कर रहा होगा तो फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग अलग होंगे, और फिर वो डिस्टेंस निकालना मतलब ये वाली चीज निकालना और ये वाली लेंथ निकालना, दोनों आपको ऐड करना पड़ेगा। और अगर मोशन स्ट्रेट लाइन ही रहा और डायरेक्शन चेंज नहीं होती है तो डिस्टेंस जो होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट बड़ा आसान होता है निकालना, वो होता है आपका क्या, चेंज इन पोजीशन, ठीक है, जैसा कि हम कल वाले लेक्चर्स में देख ही चुके हैं। तो ये अपने पास कहानी आ गई किसकी, एवरेज स्पीड की। तो एक सवाल हम यहां पे देख लेते हैं। इस सवाल में अच्छा हाँ, एक पॉइंट और, तो अगर मैं कह रहा हूं कि कोई यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, ध्यान से सुनना,
अगर कोई यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, मतलब कांस्टेंट स्पीड से, जैसे मैंने कहा कि एक पार्टिकल है जिसकी स्पीड जो है वो है यू मीटर पर सेकेंड, कांस्टेंट स्पीड से वो मूव कर रहा है। तो मैंने पूछा कि बताओ इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, तो इसकी एवरेज स्पीड भी कितनी होगी, यू मीटर पर सेकेंड ही होगी। क्यों? वही सेम बात, हर सब्जेक्ट में सेम मार्क्स आए भाई, जब वो वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही है तो उसका एवरेज भी क्या आएगा, वही आएगा। अच्छा, अगर एवरेज स्पीड भी यू आ गया है तो मैं जानता हूं एवरेज स्पीड तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ऐसा पार्टिकल जो एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा होगा वो टी टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा? तुम बोलोगे सर वो u इंटू टी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, u इंटू टी। अब भले ही उसका पाथ कैसा भी, ये बात समझने वाली कि वो इस पाथ पे चल रहा है, अजीबोगरीब पाथ पे चल रहा है, लेकिन उसकी स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट स्पीड से चलता है। तो टी टाइम में वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको आप u इंटू टी से बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, क्योंकि अगर वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो उसकी एवरेज वैल्यू भी वही रहेगी, और डिस्टेंस जो होगा वो एवरेज स्पीड इंटू टाइम, ये ध्यान रहे। ठीक है, तो यहां अगर मैं बात करता हूं इस केस की, तो यहां क्या हो रहा है, ये बोल रहा है पार्टिकल मूविंग ऑन अ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड। एक पार्टिकल जो है वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, कैसे जा रहा है, इस सर्कल पे मूव कर रहा है। ठीक है, of 35 meter per second on a circle of radius 7 meter, then find the average velocity, average speed while moving from A to B। तो अब आपसे यहां पूछ रहा है कि A से B जाते वक्त एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कितनी हो। तो भाई साहब सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रख लो, क्योंकि स्पीड उसकी चेंज हो नहीं रही, तो A से B क्या पूरे मोशन के लिए एवरेज स्पीड आपकी 35 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां वेलोसिटी बिल्कुल चेंज हो रही है, तो जब A से B आप जा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट ये वाला आएगा, आएगा कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो आएगा ये वाला। तो जब आप एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, उसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, है ना, यहां मैं मैग्नीट्यूड की बात कर लेता हूं, लिख देता हूं यहां एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड की बात करते हो तो आप लिखोगे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, वो √2 इंटू आर आ जाएगा, ये आर ये आर, तो ये आ जाएगा √2r, और एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन आएगी ऐसी ऐसी। लेकिन ये टाइम कैसे निकाले यार, इसमें लफड़ा है, ये टाइम कैसे निकाले, कोई दिक्कत नहीं, मुझे ये डिस्टेंस पता है, ये वाली डिस्टेंस मुझे साफ पता है कि इस टाइम इंटरवल में, इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इज r इंटू थीटा, r इंटू थीटा। तो r कितना है, r है आपका 7, और थीटा को रेडियन में रखा जाएगा π/2, और पाई को मैं क्या लिख सकता हूं, पाई को मैं लिख सकता हूं 22/7, और ये /2 इधर है, तो इससे ये गया, इससे ये गया, तो ये आ गया 11। तो डिस्टेंस आ गया कितना, 11 मीटर्स। डिस्टेंस कितना आ गया, 11 मीटर्स, और ये 11 मीटर्स से चल रहा है कितने स्पीड से, 35 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो अगर मैं यहां से इस डिस्टेंस को क्या लिख दूं, डिस्टेंस को मैं लिख दूं स्पीड इंटू टाइम, क्या लिख दूं, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड आपके पास कितनी है, 35, तो टाइम यहां से कितना आ जाएगा, टाइम यहां से आप बोल देंगे 11/35। नहीं आएगा, सिंपल है, डिस्टेंस जो है वो आपको दिया हुआ है r थीटा, तो आपने डिस्टेंस बड़े आसानी से निकाल लिया, कितना आ गया वो साहब, वो आ गया 11 मीटर। आया, हाँ सर आया, बिल्कुल आया। डिस्टेंस जो आया सर वो आ गया अपने पास 11 मीटर। जस्ट अ मिनट, एक तो यार ये पेजेस का लफड़ा। हाँ, अब जब वो ऐसे चल रहा है, अब जब वो ऐसे इस पोजीशन पे यहां से यहां पहुंचा, तो कितना चल गया वो हमने निकाल लिया, डिस्टेंस से कितना, 11 मीटर्स। 11 मीटर्स वो चला,
तो यहां से यहां ए से बी का जो टाइम आएगा, क्या वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड से नहीं निकल सकता, क्योंकि वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। तो इतनी डिस्टेंस इतने स्पीड से कवर अप करी, तो 11 मीटर्स उसने चला कितने से, 35 सेकेंड से, सॉरी 35 मीटर पर सेकेंड से। तो इतने सेकेंड्स में वो ए से बी पहुंच गया होगा। तो अब आप क्या लिख रहे हो, एवरेज वेलोसिटी। तो टाइम जो हमें नहीं मिल रहा था वो अब हमें मिल चुका है, और एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो आ जाएगा √2r/t। तो √2 और r कितना था भाई, r था अपने पास 7, है ना, r था अपने पास 7, और टाइम कितना है 11/35। तो ये अपने पास जो है 7 × 35 √2/11, मतलब जो भी आपका बन रहा हो। तो इसको देख लेते, 7 5 35 3 और 7 3 21, तो 245 √2/11 ये आपकी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। तो यहां पर मेरे हिसाब से बात समझ में आई होगी कि हमने किया क्या, है ना। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में काफी अंतर होता है, ये ध्यान रखा जाए, ठीक है। तो अब ध्यान ये रखना है कि एवरेज वेलोसिटी निकालते वक्त डिस्टेंस देखी जाएगी, एवरेज वेलोसिटी निकालते वक्त डिस्प्लेसमेंट देखी जाएगी, और एवरेज स्पीड निकालते वक्त डिस्टेंस देखी जाएगी। तो अगर मैं कहता हूं, एक केस लेके चलता हूं जिसमें एक पार्टिकल जो है, पार्टिकल ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस विद स्पीड v1 v2 v3 एंड सो ऑन। वो इक्वल डिस्टेंस चल रहा है, मतलब पहले का x डिस्टेंस उसने चला कितने से, v1 से, अगला x डिस्टेंस उसने चला कितने से, v2 से, और ऐसे करते करते उसने x डिस्टेंस चलते चलते कितनी बार चल लिया, वो n टाइम्स चल लिया। अब आपसे कोई कहे कि बताओ यार एवरेज स्पीड कितनी होगी, हालांकि अगर ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा है एक ही डायरेक्शन में, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में कोई अंतर नहीं रहेगा इन मैग्नीट्यूड। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही बात है। आई क्या बात समझ में। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो मैं क्या बोलूंगा, टोटल कितना चल गया, वो टोटल चल गया nx, कितने टाइम में, तो यहां का टाइम मैंने कहा t1, इधर का टाइम मैंने कहा t2, ऐसे करते करते tn। तो nx क्यों, क्योंकि n टाइम्स चला। अब t1 क्या होगा, t1 है यहां का टाइम, जिसको क्या बोलूंगा, यहां पे वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो टाइम आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये टाइम आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और ऐसे ही ये टाइम आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और x कॉमन जैसे ही निकलेगा तो आपको यहां क्या दिखेगा, n/1/v1 + 1/v2, और ऐसे करते करते 1/v1। मतलब साफ साफ यहां से आपको यह दिख जाता है कि एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला आ रहा है वो आपका कुछ अलग ही टाइप का फॉर्मूला यहां से बनते हुए दिख रहा है। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला बनते हुए दिख रहा है वो एकदम अलग ही टाइप का फॉर्मूला हमें यहां से मिल रहा है, ठीक है। इसको यार थोड़ा सा साइड में लिखते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो बन रहा है वो एकदम ही अलग फॉर्मूला बन रहा है, क्योंकि x कितनी बार चला, वो x n बार, तो वो nx आ गया। फिर उसने t1 टाइम में चला, t2 टाइम में चला, तो ऐसे करते करते टोटल टाइम उसको tn लग गया। तो ये आ गया आपका xn, और ये आ गया आपके पास x/v1, और ऐसे करते करते x/v2 और x/v3 और x/vn। तो x कॉमन आके कट जाएगा और ये रिजल्ट आ जाएगा n/, ये रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका, यहां से आप कह सकते हो कि एवरेज स्पीड इस पर्टिकुलर केस में आ जाएगी n/1/v1 + 1/v2, और ऐसे ही आ जाएगा +1/vn। तो इस तरीके से आप एवरेज निकाल सकते हो बड़े आसानी से, ठीक है। अब यहां एक स्पेशल केस भी हम लिख देते हैं कि मान लीजिए कि अगर n की वैल्यू 2 होती, मतलब बस वो 2 बार चला होता, एक बार v1 और एक बार v2, x डिस्टेंस, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाती, n की जगह मैं रखता 2, यह आ जाता 1/v1 और 1/v2। तो ये रिजल्ट भी आप याद रखें तो अच्छा होगा। तो ये आ जाएगा 2v1v2/v1 + v2। तो जो फॉर्मूला आपको याद रहता है कि v1 + v2 + v3 + vn/n, ये फॉर्मूला यहां वैलिड नहीं होगा अगर वो किसमें, इक्वल डिस्टेंस में चल रहा होगा तो, या इक्वल डिस्प्लेसमेंट भी आप कह सकते हो।
एवरेज वेलोसिटी भी ऐसे निकलेगी अगर एक ही लाइन में मोशन हो रहा है तो। अच्छा, तो सर अगर कुछ ऐसा हो जाए तो कि इस बार वो वापस से v1 v2 v3 और vn चल रहा है, लेकिन इस बार जो है वो टाइम जो है वो सेम टाइम में चल रहा है, मतलब पहले t सेकेंड्स के लिए v1 से चला, फिर अगले t सेकेंड्स के लिए v2 से चला, और ऐसे करते करते वो बाकी के जर्नी में उसने अलग अलग स्पीड रखी। तो अब बताओ यहां पर एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड क्या होगी? तो जब टाइम इंटरवल इक्वल है तब हम क्या करेंगे? तब भाई वही टोटल डिस्टेंस, इस बार x1 x2, इस बार डिस्टेंस से सेम नहीं है, अलग अलग वेलोसिटी से अलग अलग टाइम, अलग अलग डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा। क्यों? क्योंकि सेम टाइम है तो वेलोसिटी अलग है, टाइम सेम है तो डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होंगे या डिस्टेंस अलग अलग होंगे। तो वो चला x1 x2 x3 और ऐसे करते करते xn, और यहां पर फिर वो आ गया t1 प्लस t2 प्लस t3 और ऐसा करते करते tn। अब तुम बोलोगे सर ये तो सब सेम ही है, तो इसको nt लिख दो सर। हाँ बिल्कुल nt लिख सकते हैं। x1 सर डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है इस जगह का, तो कितना आ जाएगा v1 इंटू टी, ये आ जाएगा सर आपके पास v2 इंटू टी, ऐसे ही करते करते सर ये आ जाएगा vn इंटू टी अपॉन nt करोगे तो सर यहां से जो रिजल्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? वो मिल रहा है v1 प्लस v2 प्लस vn अपॉन n। मतलब वो जो रिजल्ट हमें याद होता है एवरेज का, वो एवरेज वेलोसिटी या स्पीड के लिए कब वैलिड है? जब इक्वल टाइम इंटरवल में वो अलग अलग वेलोसिटी से चल रहा है, तब ये चीज वैलिड होगी, ये ध्यान रखिए। क्लियर है? तो ये अपना फॉर्मूला हो गया। तो अभी तक तुम बोलोगे सर क्या फॉर्मूले पे फॉर्मूले लिखा रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा कुछ। एक सवाल दो तो थोड़ा सा क्लियर हो। जैसे कि यहां क्या बोल रहा है कि एक बंदा था जो मार्केट से, मतलब होम से मार्केट गया 6 मीटर पर सेकंड से, और वापस वो रिटर्न कर गया 3 मीटर पर सेकंड से। इस दौरान उसने x डिस्टेंस चली, इस दौरान भी उसने x डिस्टेंस चली, तो सेम डिस्टेंस चली क्या उसने? हाँ। तो आपसे पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कितनी होगी। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? सोच के जवाब देना। एवरेज वेलोसिटी के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो इस पर्टिकुलर केस में एवरेज वेलोसिटी पे ऐसा मत बोल देना कि भाई 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, वो आ जाएगा 0, बिकॉज टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 0। वो यहां से यहां गया और वापस यहां गया। लेकिन जब आप एवरेज स्पीड की बात करोगे तो एक बार वो x चला, वापस x चला, तो टोटल डिस्टेंस तो 2x ही होगी, और तब आप वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हो कि 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, क्योंकि यहां पर इसने इक्वल डिस्टेंस चली है। कैसे पता? भाई होम से मार्केट गया, मार्केट से होम आया, उसी पाथ से। तो यहां अगर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा इंटू 6 इंटू 3 और 6 प्लस 3 जो कि 9 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 18/9, तो ये इससे कटा, तो ये आ जाएगा आपके पास 4। सिंपल। ऐसे ही अगर मैं आगे बढ़ूं तो यहां पर एक और सवाल हमें दिखता है, और ये सवाल हमें क्या कहता है भाई? ये सवाल कह रहा है कि पार्टिकल मूव्स विद द स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड एंड 3 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली इन इक्वल टाइम इंटरवल। इक्वल टाइम इंटरवल, तो बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? अच्छा, यहां जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन में, इन स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। तो अब ये बात समझें कि डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों सेम रहेगी। तो 6 से चला, 3 से चला, तो क्या बोलेंगे? एवरेज वेलोसिटी बोलो या स्पीड बोलो, वो आ जाएगी 6 + 3/2। तो वो जो केस देखे हमने दो, वो दोनों केस के रिजल्ट एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकाल के दे देंगे अगर एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। तो 6 + 3/2, तो ये कितना आ गया? 9, और 9/2 आपके पास आ गया 4.5। एकदम लल्लू सवाल, इसमें कुछ खास नहीं था। आगे बढ़, ठीक है। तो अब इस सवाल को देखा जाए, ये सवाल क्या कह रहा है? ये सवाल थोड़ा सा है तो नॉर्मली कुछ खास नहीं है। देखो क्या कह रहा है, अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन ट्रैवर्स्ड हाफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v0। मतलब आधी जर्नी तो इसने कितने से कवर कर ली? v0 से। द रिमेनिंग पार्ट, अब जो रिमेनिंग पार्ट है ये x था तो ये भी x है, तो इस रिमेनिंग पार्ट को उसने आधे टाइम में तो v1 से चला और बाकी के बचे हुए टाइम में v2 से चला। मतलब कहने का ये है कि a से b, b से c और c से d। तो आपको जो गिवन वैल्यू है वो ये है कि ab = bd, और फिर आपको क्या कहा गया है कि टाइम जो लगा b से c जाने में वही टाइम लगा c से d जाने में। सिंपल। अब यहां पे वो दोनों कंसेप्ट को मिक्स कर दिया है तो कुछ दिक्कत है ही नहीं भाई। मैं क्या करूंगा?
मैं पहले ऐसा कर लूंगा कि यहां इसका एवरेज निकाल लेता हूं, तो मेरे पास ऐसा कुछ हो जाएगा कि अभी ए से बी और बी से डी, तो बी से डी तक का एवरेज आ जाएगा V1 प्लस V2/2, और ये आ गया आपका V0। इसको मैं बोल देता हूं V, इसको क्या बोल देता हूं V। तो अब सवाल ऐसा हो गया कि x डिस्टेंस चला V0 से और रिमेनिंग x डिस्टेंस चला वो V से, तो आपका एवरेज जो आ जाएगा इधर वो कितना आ जाएगा, पूरे मोशन के लिए आपको एवरेज निकालना था, तो वो आ जाएगा 2V0 V मतलब V1 प्लस V2/2, 2 से 2 कट गया, अपॉन V1 प्लस V2, ये V1 और ये V2, समझ रहे हो ना, एक और दूसरा, तो V1 प्लस V2/2 खत्म। अब इसको सॉल्व करके जितना सॉल्व करना है कर लो भाई। तुम बोलो कि मैं एलसीएम लूंगा फिर 2 को ऊपर ले जाऊंगा, हाँ वो तुम कर सकते हो। तो भैया तुम्हारा रिजल्ट जो आ जाएगा, मान लो तुम कहो कि सर ये क्या उर्दू लिख रहे हो, वहां से इधर जा रहे हो आप, है ना। अब क्या करें, जगह इतनी बची है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये रिजल्ट आ जाएगा अपने पास, 2 ऊपर जाएगा तो 2V0 V1 प्लस 2V0 V2, और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा 2V0 प्लस V1 प्लस V2। तो ये आपके पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी इस पर्टिकुलर केस में। इसी सवाल को मैं कुछ उल्टा भी कह सकता था कि ए से बी तक टाइम सेम लग रहा है और बी से डी तक टाइम सेम लग रहा है, लेकिन बी से सी और सी से डी डिस्टेंस इक्वल चला है, तो यहाँ इक्वल डिस्टेंस वाला एवरेज वाला फॉर्मूला लगा देता, और फिर इसके लिए वो इक्वल टाइम वाला फॉर्मूला लगा देता। उम्मीद है बात तुम समझे होंगे, ये एकदम इजी से सवाल है। तो ये हमने जो है कहानी देखी इसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की। तो दोनों में बस इतना सा अंतर है कि एक स्केलर क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और एक में डिस्टेंस देखा जा रहा है तो दूसरे में डिस्प्लेसमेंट देखा जा रहा है। एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के अलोंग ही होगी, और टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इस तरीके से काम जो है अपना चलेगा। अब अगर बात की जाए तो हम बात करने जा रहे हैं कि एवरेज तो आपने बात कर लिया, इसी तरीके से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या होगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या मतलब, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब है कि इस बार जो रेट ऑफ चेंज देखा जाएगा, एवरेज मतलब जो टाइम इंटरवल था वो बहुत बड़ा था, इंस्टेंटेनियस मतलब अब टाइम इंटरवल को बहुत छोटा कर दूंगा। तो एक तरीके से ये क्या है, ये है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट। विथ रेस्पेक्ट टू टाइम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बता रखा हूं कि जब भी आप विथ रेस्पेक्ट टू टाइम लिखो कि नहीं लिखो, तो नहीं लिखते हो तो भी ये माना जाता है कि टाइम के साथ ही बात हो रही है, टाइम के रेस्पेक्ट में ही बात हो रही है। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, कहने का मतलब ये हुआ कि वो जो ऐसा चल रहा था, तो अब हम क्या कह रहे हैं कि वो अगर मान लो ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, तो अब टाइम इंटरवल इतना छोटा है कि वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा, वो बस थोड़ा सा आगे तक जाएगा, बिल्कुल थोड़ा सा आगे तक। इसको ऐसा करते हैं, हाँ, तो ये दिख रहा है क्या, रेड कलर। तो आपको क्या समझना है यहां कि वो अभी आर पे था, आर पे था, तो अब टाइम टी था, और अब कितने टाइम की बात कर रहा हूं मैं, टी प्लस डी टी। तो बहुत छोटा सा टाइम गुजरा, ये इतना बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा डिस्टेंस है। तो यहां पर आप समझें कि जो डिस्प्लेसमेंट भी आएगा वो भी बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगा आपका, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे डी आर। याद आ रहा है, जब चेंज बहुत छोटा होता है तो डेल्टा किस में चेंज हो जाता है, वो हो जाता है डी आर में चेंज। तो आपके पास वेलोसिटी जो आएगी छोटे से टाइम इंटरवल के लिए, तो वो आप क्या बोल देंगे, वो आप बोल देंगे डिस्प्लेसमेंट, जो कि है डी आर अपॉन डी टी। यार कुछ खास है ही नहीं, छोटे से टाइम में वो छोटा सा डिस्प्लेस होगा, है ना। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डी आर बाई डी टी। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है, टाइम है भाई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इंस्टेंटेनियस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो बहुत छोटे से टाइम इंटरवल की बात हो रही है कि नहीं। तो सर ये तो ऐसा हो गया कि मतलब पोजीशन का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अरे हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये क्या हो गया, ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। बिल्कुल, तो इंस्टेंटेनियस जब भी निकालोगे तो डिफरेंशिएट करके निकालोगे। नहीं आई सर बात समझ में, मैं बताता हूं, टेंशन ना लो।
भाई जैसे r जो है इसको क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं क्या कि उसका कुछ x कोऑर्डिनेट, कुछ y कोऑर्डिनेट और कुछ z कोऑर्डिनेट भी होगा? जनरल अगर हम बात कर रहे हैं तो बिल्कुल होगा सर। तो अगर मैं यहां पर वेलोसिटी की बात कर रहा हूं इंस्टेंटेनियस, तो उसको मैंने dr/dt लिखा है। तो r की वैल्यू अगर मैं यहां रख देता हूं तो वो कितना आ जाएगा, x, y और z, कि भाई उस पार्टिकल का कुछ x कोऑर्डिनेट भी होगा, y कोऑर्डिनेट भी होगा, z कोऑर्डिनेट भी होगा, और वो भी टाइम के साथ साथ बदल रहा होगा। तो dx/dt, dy/dt, और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास dz/dt। तो जिस तरीके से हमने किसकी बात करी थी, एवरेज वेलोसिटी में देखा था कि जब x डायरेक्शन की एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो मुझे सिर्फ x कोऑर्डिनेट में चेंज से मतलब होगा। तो यहां पर भी जब मैं x डायरेक्शन, ये क्या हो गया, ये वेलोसिटी और ये उसका x कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट और ये z कंपोनेंट, तो छोटे से टाइम इंटरवल में जब आप वेलोसिटी निकालोगे तो वो आपको क्या देगा, वो इस तरीके से डिफरेंशिएट होकर निकलेगा। लेकिन ध्यान ये रहे कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये है x डायरेक्शन की वेलोसिटी। तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी निकालने के लिए आपको x कोऑर्डिनेट को ही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, y डायरेक्शन की वेलोसिटी निकालने के लिए आपको y कोऑर्डिनेट को ही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और इसी तरीके से z डायरेक्शन की वेलोसिटी निकालने के लिए आपको z कोऑर्डिनेट को ही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। आई क्या बात समझ में? सर थोड़ी थोड़ी आई। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो एक लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, उसका x कोऑर्डिनेट टाइम के साथ बदल रहा है, या फिर y कोऑर्डिनेट टाइम के साथ बदल रहा है, या फिर z कोऑर्डिनेट टाइम के साथ बदल रहा है, तो तुम उस x को, y को या z को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तुम्हें वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अच्छा, लेकिन सर एक चीज बताओ, मैंने पूछा हाँ भाई सर ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो बहुत छोटा हुआ। हाँ हुआ तो सही। तो सर अगर बड़ा डिस्प्लेसमेंट होता तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में काफी डिफरेंस आता इस पर्टिकुलर केस में, है कि नहीं? मोशन अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, इन दोनों के मैग्नीट्यूड में काफी डिफरेंस है। लेकिन सर अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा सा है तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही डिस्प्लेसमेंट, वही डिस्टेंस भी होगा। नहीं आई सर बात समझ में? मैं बताता हूं। मैं कहा कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी, तो तुम बोलोगे इंस्टेंटेनियस स्पीड में भी सर टाइम इंटरवल को बहुत छोटा कर लो। टाइम इंटरवल को बहुत छोटा कर लोगे तो ये पोजीशन आपकी आर हो गई, ठीक है ना, आर वेक्टर था, ये आपका पोजीशन आर प्लस डेल्टा आर को की जगह डी आर हो गया, और ये डिस्प्लेसमेंट आपका आ जाता था। तो जरा बताओ मुझे, क्या इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ही डिस्टेंस के इक्वल नहीं होगा? इस छोटे से टाइम इंटरवल में, इस छोटे से टाइम इंटरवल में जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट आया वो तो लगभग लगभग एक स्ट्रेट लाइन जैसा ही दिख रहा है। सर ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो कर्व्ड पाथ है, इसका एक छोटा सा हिस्सा स्ट्रेट लाइन कैसे दिख सकता है? अरे मेरे भाई मैथमेटिकल टूल्स में ही बताया था, और खुद सोचो, अर्थ के अगर एक छोटे से पार्ट को देखते हो तो तुम्हें फ्लैट ही दिखता है, तो एक छोटा सा हिस्सा देखोगे कर्व का तो तुम्हें क्या दिखेगा, वो स्ट्रेट लाइन दिखेगा। और इस केस में तुम कह सकते हो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है। तो यहां ध्यान रखना, डी आर का मैग्नीट्यूड ये तुम्हें क्या देगा, ये तुम्हें देगा डिस्टेंस फॉर टाइम dt, फॉर dt टाइम, उस dt टाइम में जो डिस्टेंस आया। और जब तुम डी आर लिखते हो तो ये देगा तुम्हें डिस्प्लेसमेंट, वो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट इन dt टाइम। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, यहां पर ये स्ट्रेट लाइन जैसा है तो तुम ये कह सकते हो कि यहां पर डी आर बाई डी टी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, मतलब ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही तो है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो अगर मैं बात करता हूं किसकी, स्पीड की, मैं किसकी बात कर रहा हूं, स्पीड की। कौन सी स्पीड की? इंस्टेंटेनियस स्पीड की। तो तुम क्या बोलोगे, डिस्टेंस जो कि है डी आर बाई डी टी। अब डी टी का मॉड भी, डी टी उसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, डी टी तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, टाइम तो बढ़ रहा है, तो डी टी को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, इस पूरी चीज को, ये क्या था, ये था डिस्टेंस, ये क्या है, टाइम। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? हाँ सर लिख सकते हो। तो ये क्या हो गया सर, ये तो जो है ना वेलोसिटी का, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। बिल्कुल, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, दोनों एग्जैक्टली सेम है। जस्ट अ मिनट।
एक मिनट, हाँ, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में कोई अंतर नहीं है, बस इतना सा अंतर है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन हटा दोगे तो तुम्हें क्या मिलेगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड ही मिलेगी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही इंस्टेंटेनियस स्पीड है, ये ध्यान रखना। तो अगर आप एक तरीके से डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आप स्पीड भी निकाल दे रहे हो, बस डायरेक्शन के साथ मत लिखना। मतलब स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये ध्यान रखना। तो स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहां पर मैं एक लाइन लिख देता हूं कि स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में ये रिलेशन है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का ही मैग्नीट्यूड है। जैसा एक सवाल हम करते हैं जो कि AIEEE 2002 में पूछा गया है, ठीक है, और इस सवाल में आपको क्या कहा गया है, इस सवाल में आपको कहा गया है कि कोऑर्डिनेट ऑफ अ मूविंग पार्टिकल एट एनी टाइम t इज गिवन बाय, तो इसका x कोऑर्डिनेट जो है वो इस तरीके से वैरी कर रहा है, ठीक है साहब, और y कोऑर्डिनेट जो है वो जो है कुछ इस तरीके से वैरी कर रहा है। अब बोल रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम, स्पीड निकालनी है। अच्छा, स्पीड निकालनी है मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो क्या करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, वाई भी चेंज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स कोऑर्डिनेट वेलोसिटी का कैसे मिलेगा, dx/dt, डिफरेंशिएट कर दो, काम हो जाएगा। मतलब यहां से अगर आप देखोगे तो आपको बस डिफरेंशिएट ही करना है। तो अल्फा कांस्टेंट और इसका आ गया 3t², ये आ गया x कंपोनेंट वेलोसिटी का। ऐसे ही यहां पर जब आप देखेंगे तो इधर क्या आएगा, dy/dt, vy जो आ जाएगा वो आ जाएगा dy/dt, वेलोसिटी का y कंपोनेंट जो आ जाएगा बीटा कांस्टेंट और ये 3t², ये आ जाएगा vy, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही क्या आ जाएगी आपके पास, स्पीड, तो ये आ जाएगा √of vx² प्लस vy²। क्यों, क्योंकि आप वेलोसिटी क्या बोलोगे, आप वेलोसिटी कहोगे vxi प्लस vyj, z तो यहां है ही नहीं, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का √ इज द मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड इज द स्पीड। तो यहां से आप जैसा कि देख पा रहे हो वैल्यू जब आप रखोगे तो यह आ जाएगा अल्फा 3t² का स्क्वायर प्लस बीटा 3t² का स्क्वायर। 3t² तो बाहर आ जाएगा कॉमन आके, वो स्क्वायर था बाहर निकलते निकलते रूट भी है तो वो रूट से स्क्वायर हट जाएगा और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा अल्फा² प्लस बीटा²। इतना मैथ्स मेरे हिसाब से आपको आता होगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। कुछ खास नहीं किया, x को अलग डिफरेंशिएट किया, y को अलग डिफरेंशिएट किया, x कंपोनेंट आया, y कंपोनेंट आया वेलोसिटी का। वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में ऐसा भी लिख सकते थे और ये हो गई उसकी स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में कोई अंतर नहीं है, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी में अंतर है। हाँ, एक छोटा सा अंतर यह है इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी में कि डायरेक्शन, एक में डायरेक्शन है और एक में डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड दोनों के सेम ही रहेंगे। जैसे एक और सवाल देखते हैं। अच्छा, एक और चीज, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन किसके अलॉन्ग होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग। मतलब ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट जो क्या आ रहा है, टैंजेंट। तो ये ध्यान रखना कि डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज along the tangent, along the tangent to path, जो पाथ है उस पर टेंजेंट बना। तो जैसे तुमसे पूछे कि भाई यहां पे एवरेज वेलोसिटी डायरेक्शन, तो ऐसा, सॉरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट बना दो। अगर वो ऐसे जा रहा है तो जस्ट टेंजेंट विल शो द डायरेक्शन। अब यहां में ये देखो कर्व नहीं है कोई, ये पाथ है, इक्वेशन ऑफ पाथ है, वो एक्चुअली में ऐसा चल रहा है, घूमता हुआ चल रहा है, ठीक है। तो ये कोई एक्सटी कर्व नहीं है, ये उसका पाथ है, एक्चुअली में वो ऐसा जा रहा है, ठीक है ना। तो एक सवाल और देखते हैं, जिसे क्या बोला गया कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम। मतलब
डिस्प्लेसमेंट जो है, मान लो x डायरेक्शन में ही मान लेता हूं, तो x जो है डिस्प्लेसमेंट बोल दिया या आपने s से भी कह दिया, ठीक है। देखो डिस्प्लेसमेंट को आप r से रिप्रेजेंट कर सकते हो, s से रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं लेनी। तो ये ध्यान रख लेना एक बात, क्या कि जब आप वेलोसिटी की बात करो या स्पीड की बात करो इंस्टेंटेनियस, तो उसको चाहे आप dr/dt लिखो, ds/dt लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, s से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं ना। d अगर x डायरेक्शन मोशन हो रहा है तो dx/dt लिखो, y में हो रहा है तो dy/dt लिखो, z में हो रहा है तो dz/dt लिखो, ठीक है। तो यहां पर ये क्या कह रहा है, ये आपको कह रहा है, तो ये आपको यहां पे कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू, तो मैंने बोल दिया डिस्प्लेसमेंट s था जो प्रोपोर्शनल आ रहा है t स्क्वायर के, और इधर एक कांस्टेंट लगा दिया k। तो आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी कैसी आएगी, तो कोई दिक्कत नहीं। तुम बोल रहे हो सर आपको कैसे पता लगा ये ऐसी होगा, अरे कुछ और ले लो, r ले लो, और तुमको लग रहा है कि मोशन x डायरेक्शन में है तो सिर्फ x ले लो, x इज इक्वल्स टू kt स्क्वायर। उसने कुछ ऐसा नहीं बोला है ना कि वो क्या मतलब क्या किस लाइन के अलॉन्ग चल रहा है, तो कुछ भी ले लो। वेलोसिटी क्या बोलोगे, वेलोसिटी बोलेंगे हम dx/dt, कर दो डिफरेंशिएट, तो k कांस्टेंट है और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, k कांस्टेंट, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2t, तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 2kt। 2kt मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी जो है वो धीरे धीरे क्या होगी, चेंज हो रही होगी। तो वेलोसिटी क्या कांस्टेंट है, जी नहीं, वेलोसिटी हमारी वेरिएबल है, यहां पे उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी जो है आपकी वेरिएबल है। भले ही आपको कह देता कि ये स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है ना, कुछ नहीं दे रखा है तो हम स्ट्रेट लाइन में मूव करता हुआ उसे मानेंगे। आओ तो एक सवाल देखते हैं। तो ध्यान रखना जब भी आपको वेलोसिटी निकालनी है बस डिफरेंशिएट कर दो, बस कुछ नहीं करना, डिफरेंशिएट कर दो। अब जैसे यहाँ क्या बोल रहा है कि पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड ट्रैवल्स अलोंग द सॉलिड कर्व शोन इन द फिगर। अब ये ध्यान रखना ये कोई कर्व नहीं है, तुम सोचो सर ये एक्सटी कर्व है क्या, ये वाईटी कर्व है क्या, वो मतलब पोजीशन टाइम कर्व, वेलोसिटी टाइम कर्व, वो नहीं है ये तो आपका इक्वेशन ऑफ पाथ है। मतलब एक ये प्लेन मानो, इसमें पार्टिकल ऐसा चल रहा है, एक्चुअली पार्टिकल पहले इस पॉइंट पे था फिर इस पॉइंट पे था, तो इस तरीके से चल रहा है, इस तरीके से वो चल रहा है। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड अप्रोक्सीमेटली पोजीशन बी, आपको वो पोजीशन बी पता करनी है of the particle such that the average velocity between position A and B has the same direction as of instantaneous velocity at B। आपको एक ऐसा पॉइंट B ढूंढना है जिसपे डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी A से B तक जो डायरेक्शन आएगा और डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट B वो सेम आए। अच्छा, जैसे मैंने माना कि ये है वो पॉइंट B, तो एवरेज वेलोसिटी तो ये हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट से फाइनल, तो ये डायरेक्शन हो गई आपकी एवरेज वेलोसिटी की। तो फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन वो तो टैंजेंट बना दो। तो आपको साफ पता लग रहा है कि ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन दोनों सेम नहीं है। इसका मतलब आपको ऐसा पॉइंट ढूंढना है जिसके लिए एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम। तो सोचो थोड़ा और फिर मैं बनाता हूं। तो कुल मिला के आप एक ऐसा कर्व बनाओगे, वो कहीं यहां मिलेगा आपको, और वो पॉइंट कहां आएगा, कुछ यहां, क्योंकि ये बी पॉइंट टैंजेंट भी है, सॉरी ये लाइन जो है बी पॉइंट पे टैंजेंट भी है, मतलब ये डायरेक्शन आपकी एवरेज वेलोसिटी की तो हो ही, सॉरी ये डायरेक्शन आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की तो हो ही गई, और ये लाइन जो है वो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन तो है ही ए से बी के लिए, तो ये एवरेज वेलोसिटी की भी डायरेक्शन है और ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की भी डायरेक्शन है एट पॉइंट बी। बी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का ये डायरेक्शन, एवरेज का ये डायरेक्शन, तो ये जो है आपका क्या हो गया, बी पॉइंट हमने ढूंढ लिया अप्रोक्सीमेटली। आओ आगे बढ़ते हैं और एक सवाल देखते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि हम क्या कर देंगे कि हम जो है वेलोसिटी निकालने के लिए जो भी है हम यहां पर डिफरेंशिएट करेंगे पोजीशन को। तो अभी हम देख रहे हैं कि मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, जैसे पोजीशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम अ फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट इज गिवन बाय दिस, तो पार्टिकल का पोजीशन कुछ इस तरीके से टाइम के साथ चेंज हो रहा है। अब आपको ये समझना चाहिए कि x नेगेटिव तो हो नहीं सकता, x नेगेटिव हो ही नहीं सकता क्योंकि यहां रूट में आ गया ये, तो x नेगेटिव हो नहीं सकता। अच्छा तो क्या करें वैसे, तो इक्वेशन तो लिख लेते हैं एक बार। तो x अपने पास कुछ ये दिया गया है। अच्छा तो दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर लूंगा तो क्या हो जाएगा,
कुछ नहीं यार, x दिख जाएगा तो थोड़ा सा सही दिखेगा दिखने में, तो इस इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकते हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि दिस शोज द बॉडी, दिस शोज दैट द बॉडी इज बॉडी की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज 0 एट t इक्वल्स टू 3/2, कि वेलोसिटी जो होगी इस बॉडी की वो क्या होगी, थोड़ा सा इंग्लिश यहां पर टूटी फूटी हो गई, लेकिन बात को समझना है। क्या कह रहा है कि उसका पोजीशन कुछ इस तरीके से वैरी कर रहा है, तो आपको बता रहा है कि भाई वेलोसिटी 0 होगी t की वैल्यू 3/2 सेकंड्स पे, तो क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे। पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, तो कौन सी वेलोसिटी भाई, इंस्टेंटेनियस एवरेज कौन सी वेलोसिटी, तो ये बोल रहा है एट 3/2 t 3/2 सेकंड पे, उस इंस्टेंट पे, तो ये एवरेज की नहीं, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहा है। अच्छा सर, तो एवरेज का कैसे पता लगता है, वो बोलता 0 से लेकर 3/2 तक वेलोसिटी इज 0 या एवरेज वेलोसिटी 0, बताता भाई वो एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा है। यहां पे वो इंस्टेंटेनियस, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट की वेलोसिटी की बात कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, वो हम डिफरेंशिएट करके निकालेंगे। तो 2 आगे आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2 इंटू, ओ देखो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, पावर का डिफरेंशिएशन पहले हो गया, फिर बारी आएगी अंदर वाले की, तो पावर का डिफरेंशिएशन होने के बाद 2 कांस्टेंट है, t का डिफरेंशिएशन 1 और 3 का क्या आ जाएगा, अकेला कांस्टेंट है इसलिए 0, तो ये आ जाएगा आपके पास 4, ये चीज, तो ये वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई। अब बताओ भाई वेलोसिटी 0 कब आएगी, क्या t की वैल्यू, वेलोसिटी को 0 रख के देख लो, तो 0 इज इक्वल्स टू 4 2t माइनस 3, तो साफ यहां से दिख जाता है कि t की वैल्यू 3/2 पे वेलोसिटी इज 0। वेलोसिटी कैसी है, वेलोसिटी 0 है, तो जी हां ये सही आंसर। पार्टिकल इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन ओनली वंस, पार्टिकल इज नॉट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एट ऑल। अच्छा, पार्टिकल अपने वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि अगर एक बार वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था तो फिर वो नेगेटिव में जा रहा होगा, या नेगेटिव में जा रहा है तो पॉजिटिव में जा रहा होगा, तो देखते हैं यहां, तो इसको थोड़ा समझते हैं कि पार्टिकल के क्या हालचाल दिख रहे हैं यहां। तो x जो अपने को दिख रहा था वो क्या दिख रहा था, x की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 2t माइनस 3 का स्क्वायर। अब x की वैल्यू अगर 2t माइनस 3 का स्क्वायर आ रही है, तो आप ये समझो पहले तो कि t की वैल्यू जब मैं 0 रखता हूं तो x की वैल्यू कितनी आती है, वो आ जाती है 9। तो t की वैल्यू जब 0 है तो x की वैल्यू 9 है, और वेलोसिटी जो है आपको क्या मिली है, वो मिली है 4 और 2t माइनस 3, ये आपको जो है वेलोसिटी मिली है ना। तो t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी कितनी है, t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी जो है वो है -12, दिख रहा है, t की वैल्यू 0 डालो तो वेलोसिटी आएगी -12। इसका मतलब ये पार्टिकल इधर जा रहा है अभी एट t इक्वल्स टू 0, और फिर इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई एट t इक्वल्स टू 3/2, उस पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, और उस वक्त x कितना आ जाएगा, x भी 0 आ जाएगा, रख के देख लो x की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, मतलब ये ऐसा चलता हुआ आया होगा यहां तक। फिर इस टाइम के बाद अब जैसे टाइम 3/2 से ज्यादा होगा तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब पहले 3/2 से नीचे नीचे तक तुमने वेवी कर्व मेथड पढ़ा है ना अभी, तो उसी तरीके से देख लो, t की वैल्यू जब 3/2 से कम है तो क्या है, वो नेगेटिव क्वांटिटी है, उसके बाद वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू, मतलब ये पार्टिकल कुछ ऐसा जाएगा। मैथ्स में वेवी कर्व मेथड पढ़ा होगा, तो ये पार्टिकल कैसा जाएगा, ऐसा जाएगा, और फिर वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, मतलब ये ऐसा आगे बढ़ता ही रहेगा। तो इधर साफ पता लगता है कि ये एक बार ऐसा गया, रुका, और फिर ऐसा चले गया, फिर तो ये ऐसे आगे जाए ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है भाई। तो यहां पर आपको समझ में आना चाहिए कि डायरेक्शन एक बार चेंज हुई है, तो बिल्कुल पार्टिकल इज चेंजिंग डायरेक्शन एट ओनली वंस, तो ये गलत हो गया, क्योंकि ये बोल रहा है कि पार्टिकल तो डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा। फिर बोल रहा है कि पार्टिकल इज ऑल्सो मूविंग ऑन -x एक्सिस ड्यूरिंग द मोशन, ऑन -x एक्सिस, दो चीजें, अगर वो बोलता है कि नेगेटिव x डायरेक्शन में भी चल रहा है तो हाँ चल रहा है, लेकिन नेगेटिव x एक्सिस पे वो नहीं गया, x इक्वल्स टू 0 तक जाके वापस आ गया, तो नेगेटिव x एक्सिस पे तो गया ही नहीं, तो कहे कि वो नेगेटिव x डायरेक्शन में चल रहा था क्या, पार्टिकल इज मूविंग
towards negative x direction during the motion, yes, but it is moving on negative x axis, then it is wrong. वो नहीं मूव कर रहा, ठीक है। अब यहां पे और क्या हो सकता है, यहां पे दोस्तों आपसे डिस्टेंस की डिमांड की जा सकती है, क्योंकि जैसे मान लो वो यहां था, फिर यहां पहुंचा, फिर वापस कहीं यहां आएगा, उसके बाद क्या होगा, इसका जो डिस्टेंस रहेगा वो अगर मान लो इस टाइम पे किसी टाइम टी पर वो यहां पहुंच गया, तो डिस्टेंस निकालने के दौरान आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये वाला डिस्टेंस निकालना पड़ेगा और ये वाला डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखो, जब भी डिस्टेंस की बात आ जाती है तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कहां जाके वो रुका है, तो जहां से जहां जहां वो रुका ये डिस्प्लेसमेंट लिख लो और ये डिस्प्लेसमेंट लिख लो और दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो ऐड कर दो, खत्म। इस तरीके से आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। जैसे कि यहां ये जो सवाल दिया गया है इसको हम देखते हैं। इस सवाल में आपको क्या दिया गया है, आपको पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दी गई है जो कि 16t माइनस का 2t स्क्वायर है, और ये कह रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हम पहले भी निकाल चुके हैं, लेकिन यहां पे अब थोड़ा सा संभल के चलना है, डायरेक्शन चेंज हुई है कि नहीं वो देखना है। वो कैसे पता लगेगा, अगर वेलोसिटी एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब कहीं वेलोसिटी अगर जीरो हो रही है तो शायद डायरेक्शन चेंज हुई होगी। तो देखते हैं, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 सेकेंड्स एंड ड्यूरिंग द 6 सेकेंड्स। तो पहले 2 सेकेंड में s1 है और अगले 6 सेकेंड में वो s2 है। तो आपको बताना है 3s2 बाय s1 की वैल्यू कितनी होगी, है ना, 3s2 बाय s1 की वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी निकालेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, वेलोसिटी 16 माइनस 4t, मतलब अलग अलग टाइम पे मैं वेलोसिटी लिख सकता हूं, t टाइम पे ये वेलोसिटी रहेगी। तो आपको साफ दिख रहा है यहां पर कि टाइम जब आपका कैसा है, टाइम जब आपका लेस देन 4 सेकेंड है ना, तो लेस देन 4 तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, मतलब मैं इधर बना देता हूं यार, ऐसे बना देता हूं, ठीक है, या इधर बना ही देता हूं साइड में। कि क्या बोल रहा है वो, t इक्वल्स टू 0 पे साफ दिख रहा है कि t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, वो है 16, पॉजिटिव, इधर जा रहा है। फिर जैसे ही वो चौथे सेकंड पे 4 सेकंड होते ही वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, मतलब वो कैसा गया होगा, वो कुछ ऐसा गया होगा, यहां जाके वो रुक गया होगा। फिर उसके बाद 4 सेकंड के बाद में ये वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव, तो ये ऐसा पीछे आने लग गया होगा और फिर तो हमेशा पीछे चलता ही रहा होगा वो। आई क्या बात समझ में। तो कुछ ऐसी कहानी यहां पर आपको साफ साफ दिख जा रही है कि वो t इक्वल्स टू 0 फिर t इक्वल्स टू 4, तो वो कैसे कैसे चला, वो यहां से यहां गया, फिर वो यहां से यहां ऐसे चलते गया। यहां वेलोसिटी कितनी थी, यहां थी उसकी 16, x भी लिख लेते हैं, x कितना है, तो t की वैल्यू 0 जब डालोगे तो x 0 है, और यहां पर x कितना है, तो 4 डाल दो, तो 4 जब डालेंगे तो ये आ जाएगा 16 4 64, और ये कितना आ गया, ये भी 16, तो अपने पास ये आ जाएगा, देखो 16 इंटू 4, 16 इंटू 4, 4 डाला यहां पर और ये आ गया अपने पास 16, तो 16 कॉमन आया और 4 माइनस 2 2, तो ये कितना आ गया 32, तो ये आ गया अपने पास 32, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है ये कि छठे सेकंड तक, 6 सेकंड तक बात करी, तो छठवें सेकंड पे देख लो कहां होगा ये। तो भाई ऐसा कर लेते हैं, इसमें से है ना मैं t कॉमन निकाल लेता हूं, थोड़ा सा है ना मामला ठीक ठाक सा लगेगा फिर। तो जब 6 सेकंड हो चुके हैं तो ये 16 और ये कितना आ गया, ये आ गया 12, तो ये आ जाएगा अपने पास कितना, छठवें सेकंड पर, तो ये आ गया अपने पास 4 और ये 24। ओके 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 ओके, तो यार इसको थोड़ा सा मैं बड़ा ही बनाता हूं, तो ये x इक्वल्स टू 0, ये x इक्वल्स टू 32, ये t इक्वल्स टू 0 पे हाल था, ये t इक्वल्स टू 4 सेकंड पे हाल था। अभी वो कैसा चला था, वो यहां से यहां गया
और फिर वो छठे सेकंड पे, कहां पे, एट टी इक्वल्स टू 6 सेकंड। तो टी इक्वल्स टू 6 सेकंड पे मैंने क्या किया भाई, यहां से मैंने टी कॉमन निकाल लिया, तो ये 2t बच गया, तो यहां टी डाला तो 2 12 16 माइनस 12 4 और ये आ गया 24। मतलब यहां पर वो आ जाएगा कहीं पे, किसके, कौन से सेकंड पे, t इक्वल्स टू 6 सेकंड पे x की वैल्यू 24। अब वो कह रहा है क्या कि हमको बताना है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो बात ये समझना, आपको साफ पता है कि चौथे सेकंड पे जो है इसने डायरेक्शन को चेंज किया है, तो चौथे सेकंड से पहले तक तो डायरेक्शन चेंज हो नहीं रही, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही डिस्टेंस होगा। लेकिन चौथे सेकंड के बाद, मतलब 0 से अगर 4 सेकंड से बड़ा इंटरवल लेते हो तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा। तो S1 जो है वो पहले 2 सेकंड की बात हो रही है, तो 2 सेकंड के लिए भी चेक कर लिया जाए, तो t इक्वल्स टू 2 सेकंड। तो 2 सेकंड पे तुम क्या बोलोगे, इधर आ गया 2, ये 16 और ये 4, तो ये भी चॉइस आ गया। मतलब t इक्वल्स टू 2 सेकंड्स पे वो यहां था, x इक्वल्स टू चॉइस पे। तो आप यहां से देख रहे हो कि S1 जो आया वो यहां से यहां गया, कितना चला वो, चॉइस। फिर वो कितना चला, 0 से 6 सेकंड में वो चला 32, ऐसे 32 तो ऐसे चल गया, और फिर वापस पीछे आया, पीछे कितना आया 8, तो 32 और ये डिफरेंस कितना हो गया 8, तो ऐड होगा ये 8, तो ये कितना आ गया अपने पास भाई 40। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं, ये तो हो गया 24, ये हो गया 32 और ये हो गया 8, 24 हाँ 8, तो 40। अब तुमसे पूछ रहा है 3s2 by s1, तो लिख दो भाई, आंसर क्या आएगा, आंसर तुम्हारा आएगा 3s2 आ रहा है 40 और बाय चॉइस। ठीक है, तो ये 4 10 जा और 4 6 जा 24, 3 2 जा और फिर ये गया 5। बात समझ में आई भाई, 4 6 जा 24, 4 10 और फिर 3 2 जा और हो गया 5, तो आंसर कितना आ जाएगा 5। तो क्या तुम देख पा रहे हो यहां मैं क्या कर रहा हूं, जब भी आपको डिस्टेंस की बात करेगा तो आपको चेक करना पड़ेगा कि वो वापस जाके आ रहा है क्या। अगर नहीं आ रहा तो दिक्कत ही नहीं है। जैसे 0 से 2 सेकंड्स के लिए तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम होंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालना कोई लफड़े वाली बात नहीं, डिस्प्लेसमेंट जब भी निकालना है तो कोई टेंशन है ही नहीं, आपको बस क्या करना होगा, आपको बस चेंज इन पोजीशन निकालना होगा। लेकिन डिस्टेंस जब निकालना है तो आपको चेक करना पड़ेगा डायरेक्शन चेंज हो रही है कि नहीं। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, एक और सवाल की ओर बढ़ते हैं, टाइम को देखते हैं, तो टाइम कितना हो चुका है, ओके। तो यहां क्या दे रखा है, फ्रॉम पॉइंट ए लोकेटेड ऑन अ हाईवे इन फिगर, तो ये पॉइंट ए है और ये हाईवे दिख रहा है आपको, ये जो रोड जा रही है हाईवे, टॉप व्यू देख रहे हैं। वन हैज टू गेट बाय कार एज सून एज पॉसिबल टू पॉइंट बी, ठीक है, ये इरोडोव का सवाल है। तो बी पॉइंट पे उसको पहुंचना है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे उसे पहुंचना है, तो वो डायरेक्ट ऐसा हाईवे पे जाके और ऐसा इधर जा सकता है। ठीक है, ये क्या है, ये फील्ड है, इधर घास वास उगी हुई है, पढ़ लेते हैं एक बार पूरा। फ्रॉम पॉइंट ए लोकेटेड ऑन हाईवे वन हैज टू गेट बाय कार एज सून एज पॉसिबल ऑन पॉइंट बी लोकेटेड इन द फील्ड, घास वास में कहीं पे ये पॉइंट बी है जो कि एल डिस्टेंस की दूरी पर है, किससे, हाईवे से, हाईवे से एल डिस्टेंस की दूरी पर है। इट इज नोन दैट कार मूव्स इन द फील्ड ईटा टाइम स्लोअर देन ऑन हाईवे, मतलब हाईवे पे अगर कार की स्पीड v है तो फील्ड में इसकी स्पीड v बाय ईटा है, तो यहां स्लो मूव कर रही है वो, ठीक है ना, यहां पे कैसी मूव कर रही है वो, स्लो। तो आपसे यहां ये पूछ रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट डी वन मस्ट टर्न ऑफ द हाईवे, उसको जल्दी से जल्दी पहुंचना है, अगर उसे जल्दी से जल्दी पहुंचना है तो कितने डिस्टेंस पहले वो जो है टर्न ऑफ हो जाएगा, मतलब क्या वो यहीं से ऐसा घूम जाएगा या फिर वो ऐसा जाके ऐसा जाएगा या फिर वो ऐसा जाके कहीं ऐसा जाएगा, तो ये वाली डिस्टेंस आपको बतानी है ये कितनी होगी, जिससे कि वो जल्दी से जल्दी जो है वो हाईवे पे पहुंचे। तो हमने क्या कहा भाई, हमें नहीं पता वो कितनी डिस्टेंस से टर्न होगा, तो हमने कह दिया कि देखो ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पे स्पीड फास्ट है और यहां स्लो है। तो कोई कहे सर ये सबसे छोटी डिस्टेंस है तो ऐसे ही चल लेगा वो, तो भाई ये सबसे छोटी डिस्टेंस तो है लेकिन यहाँ पे स्पीड भी तो कम है, क्या पता थोड़ा सा आगे चल के और फिर वो ऐसा चले जाए,
तो यहां थोड़ा तेज भी चल लिया, यहां स्लो हो गया, लेकिन फिर डिस्टेंस और छोटी होगी। तो हम क्या बोलेंगे, हम यहां पर ये मान के चलेंगे कि इधर ये थोड़ा सा आगे चलता है और फिर यहां से वो ऐसा सीधा निकल लेता है, रेक्टिलिनियर मोशन। तो ये मैंने x बोल दिया, ये x ही मुझे पता करना है, ठीक है। तो इसको मैं नाम दे देता हूं c। तो पहले वो a से c गया और फिर c से b गया, तो जो टाइम आएगा वो कितना आएगा, तो a से c तक की डिस्टेंस मुझे नहीं पता ये कितना है, तो मैंने इसको कह दिया b। तो ये आ गया डिस्टेंस b माइनस एक्स अपॉन वेलोसिटी। तो यहां तो v वेलोसिटी से चलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, प्लस ये वाली डिस्टेंस ये कितनी आ जाएगी, आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हाफ अपॉन स्पीड, जो आ जाएगी v बाय ईटा। ये सिंबल को ईटा बोलते हैं, बस क्या होता है, कांस्टेंट। अब टाइम जो है एक्स का फंक्शन आ रहा है, टाइम को मिनिमाइज करना है, तो मैक्सिमम मिनिमम मैथमेटिकल टूल से बताए क्या करो, डिफरेंशिएट करेंगे dt बाय dx। डिफरेंशिएट करोगे तो यहां पर आपका, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि ये b बाय वी माइनस एक्स बाय वी, अलग अलग करके लिख दिया। तो ये पूरा कांस्टेंट है 0, 1 अपॉन बी कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1, फिर ईटा बाय वी जो है वो कांस्टेंट है, और पावर का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हाफ इधर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, हाफ माइनस 1 माइनस हाफ, और फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और एल स्क्वायर का 0, क्योंकि वो तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। यहां से ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो ये आपके पास आ गया माइनस का 1 अपॉन बी और माइनस का ईटा एक्स अपॉन, ये माइनस में थी पावर तो इसको नीचे ले जाओ ऐसे, ये आ गया आपके पास dt बाई डी एक्स। ये हो गया पहला स्टेप। याद है आप क्या करते थे, पहले डिफरेंशिएट, फिर क्या करते थे, डिफरेंशिएट करने के बाद उस वैल्यू को 0 पुट करते थे। तो 0 पुट करते हैं, तो जब आप 0 पुट करेंगे तो इसको जब आप 0 रखोगे, ध्यान से सुनना, तो इसको जब आप 0 रखोगे तो माइनस का v1 प्लस ईटा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हाफ, तो इसको इधर ले जाते हैं तो ये आ जाएगा अपने पास v ईटा एक्स अपॉन वी एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हाफ, v से v कट जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, इसको इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हाफ, और ये ईटा एक्स दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये आ जाएगा ईटा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा ईटा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। और इसके बाद आप क्या कह सकते हैं कि इसको उधर ले जाइए, तो एक्स स्क्वायर में आपका 1 प्लस ईटा स्क्वायर अंदर बचेगा, सॉरी 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 सॉरी, इसको इधर ले आएंगे तो ये बचेगा एल स्क्वायर, तो यहां से एक्स स्क्वायर आपका कॉमन आया और ये बचा ईटा स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, वो माइनस का आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी आपके पास एल स्क्वायर, तो ईटा स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस, तो मैं माइनस में हटा ही दूंगा क्योंकि डिस्टेंस बतानी है मुझे, तो ये आ जाएगा एल अपॉन रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1। अब तुम बोलोगे सर यहां पे खोपड़ी गर्म हो गई हमारी, हमको तो बस यहां तक समझ में आया, आपने टाइम कैसे लिखा, उसके बाद क्या किया, वो तो मैंने मैक्सिमम मिनिमा लगाया, यही तो सिखा है। इस तरीके से आप मैक्सिमम मिनिमा बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, इस तरीके से आप बड़े आसानी से मैक्सिमम मिनिमा जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब जब भी आपके पास इक्वेशन होगी x की, तो आप डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी या स्पीड ये सब निकाल सकते हो, आप डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। अब बात आती है कि यार देखो, आप चलने लगे तो ठीक है, आपकी वेलोसिटी और स्पीड के बारे में आपने बात कही, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि आप अपने वेलोसिटी को चेंज कर रहे हो, तो वेलोसिटी में जब चेंज होगा तो उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी में जो चेंज आएगा, ठीक है, तो वेलोसिटी में जब चेंज आ रहा है, टाइम होने वाला है, तो वेलोसिटी में जब चेंज आता है तो वो चेंज टाइम के हिसाब से, भाई वेलोसिटी भी तो आपकी वेरिएबल होगी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसको क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑब्वियसली विथ रेस्पेक्ट टू टाइम।
तुम बोलोगे सर नहीं समझा, तो सुनो, कार चलाते हो तो क्या करते हो कि यार एक्सेलरेटर दबा, मतलब स्पीड बढ़ा, तो एक्सेलरेटर दबा तो स्पीड बढ़ेगी। तो नॉर्मली तो एक्सेलरेट करने का मतलब हम ऐसा सोचते हैं, रियल लाइफ जब हम यूज करते हैं इस शब्द को एक्सेलरेशन, तो रियल लाइफ में हम एक्सेलरेशन नॉर्मल भाषा में, मतलब फिजिक्स के टेक्निकल भाषा में नहीं, नॉर्मल भाषा में हम बोलते हैं कि यार कार की स्पीड बढ़ाना मतलब एक्सेलरेट करना, कार एक्सेलरेट कर रही है मतलब उसकी स्पीड बढ़ रही है। लेकिन फिजिक्स में स्पीड से लेना देना नहीं, फिजिक्स में मतलब है वेलोसिटी से। तो वेलोसिटी में जब भी चेंज आएगा तब तब एक्सेलरेशन होगा। अब वेलोसिटी में चेंज किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और एवरेज एक्सेलरेशन है तो एवरेज रेट ऑफ चेंज होगा। तो यहां पर आप ध्यान रखें कि एवरेज एक्सेलरेशन आपको अगर निकालना है तो वो आएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, सिंपल। और यहां पर एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी, डायरेक्शन इज अलोंग द चेंज इन वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन कौन सा, एवरेज वाला, इज अलोंग द डायरेक्शन, इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का चेंज जिस डायरेक्शन में आ रहा होगा उसी डायरेक्शन में एवरेज एक्सेलरेशन का चेंज आ रहा होगा। जो दिख रहा है वो मैं बोल रहा हूं, आई क्या बात समझ में। तो यहां पर इस तरीके से आप एवरेज एक्सेलरेशन बड़े आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर। तो बस आपको करना क्या है, चेंज इन वेलोसिटी देखना है। जैसे कि एक सवाल हम देखते हैं, तो इस सवाल में आपको क्या कहा गया, आपको कहा गया कि भाई ये आपका जो है एक पार्टिकल है जो एक स्पीड u से मूव कर रहा है, a से b गया, b से c गया, और इस तरीके से वो कांस्टेंट स्पीड से एक सर्कल पे मूव किए जा रहा है। फिर वो आपसे कह रहा है कि फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन फॉर a to b एंड a to c। तो आपको क्या क्या दे रखा है, u और r। तो एवरेज एक्सेलरेशन अगर आपको बताना है a से b के लिए, तो आप ये ध्यान रखें, पहले वेलोसिटी में लिख लेता हूं, a पे कितनी है, तो a पे है वो u j कैप, b पे कितनी है, b पे है वो u माइनस का i कैप, और c पे कितनी है वेलोसिटी, c पे है u माइनस का j कैप। आई क्या बात समझ में भाई, इधर ऐसी इधर ऐसी, क्योंकि वो ऐसा चल रहा है और इधर ऐसी, ऐसे ही चल रहा होगा। अब A से B जाने में इसको कितना टाइम लगेगा, तो स्पीड कांस्टेंट है तो आप बड़े आसानी से बता सकते हो कि A से B जाने में जो टाइम लगेगा वो आ जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस आपका आ जाएगा π/2 इंटू r थीटा से अपॉन स्पीड। और ऐसे ही A से C जाने में जो टाइम लगा होगा वो कितना आ जाएगा, डिस्टेंस जो कि है πr बाय स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से आप टाइम निकाल सकते हो। अब बड़े आसानी से आप यहां पर इस चीज को सॉल्व कर सकते हो कि जब आप बात करते हो A से B की, तो एवरेज एक्सेलरेशन हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे V फाइनल माइनस V इनिशियल अपॉन टोटल टाइम। तो V फाइनल कितना है, माइनस का V आई कैप, V इनिशियल कितना है, प्लस का V जे कैप, अपॉन टाइम कितना है, टाइम है π/2 r/u। ओ सॉरी, ये u है ना, v क्यों लिख दिया मैंने, तो va है u j कैप, v भी है माइनस का u i कैप, तो ये क्या लिख देंगे हम, u i कैप माइनस का इसकी वैल्यू, ये u j कैप प्लस का, और टाइम कितना आ जाएगा, टाइम आ जाएगा π/2 r/u। जो टाइम निकाला था वो लग दिया, कुछ नहीं कर रहा मैं बस एज इट इज वैल्यूज रख रहा हूं। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो एवरेज एक्सेलरेशन जो आपका निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है u स्क्वायर 2u² बाय πr माइनस का आई कैप माइनस का जे कैप। ये आपके एवरेज एक्सेलरेशन का वेक्टर फॉर्म है। मैग्नीट्यूड अगर इसका निकालना है तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा भाई, वो आ जाएगा 2√2 u² बाय πr। ठीक है,
कैसे करोगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई, तो इसी का स्क्वायर करना है, बाद में भी इसी का स्क्वायर करना है, ऐड करना है, रूट लेना है, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। वेक्टर का जो है ऐसे ही तो निकलता है। तुम बोलोगे नहीं समझा सर, तो सुनो, 2u स्क्वायर बाय पाई आर, ठीक है, माइनस का आई कैप और माइनस का 2u स्क्वायर बाय पाई आर जे कैप। क्या करोगे, इसका स्क्वायर ऐड करके, तो इसका स्क्वायर, तो तुम समझ रहे होगे ना, इन दोनों का स्क्वायर करके लिखोगे, ऐड करोगे, रूट लोगे, तो वो रूट 2 टाइम्स ऑफ दिस आ जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर तो वो रूट से बाहर आ जाएगा। तो ये कहानी आ जाएगी यहाँ पे सीधे सीधे। तो ये आपके पास आ गया एवरेज एक्सेलरेशन ए से बी के लिए। अब ए से सी की बात कर रहा था, तो कर लेते हैं ए से सी की बात भी। तो ए से सी की जब बात करोगे, तो ए से सी की बात करते वक्त आप ये ध्यान में रखो कि VC कितना था, VC था माइनस का VJ कैप, और VA कितना था, VA था VJ कैप। तो एवरेज एक्सेलरेशन जो आएगा कहां से कहां, ए से सी, वो कितना आएगा, ए से सी के लिए एवरेज एक्सेलरेशन, तो V फाइनल माइनस का VJ, V इनिशियल वो आ रहा है VJ। ध्यान है, ऐसे चल रहा था वो, तो इनिशियली वो ऐसे जा रहा था, फाइनल जो है वो ऐसे आ रहा है, तो माइनस का VJ और प्लस का VJ, लेकिन V फाइनल माइनस V इनिशियल अपॉन टाइम, तो टाइम आ रहा है पाई आर बाय, ये U है यार सॉरी, तो पाई आर बाय U, तो ये आपका आ जाए कितना, U स्क्वायर बाय पाई आर और माइनस का आई कैप, ओहो ओहो ओहो, ये आपके पास आएगा 2u स्क्वायर बाय पाई आर जे कैप विथ अ नेगेटिव साइन, दोनों जे कैप है, तो यहां से ये सॉल्व हो जाएगा इस तरीके से बड़ी आसानी से। और आपको जब भी एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है तो कुछ इस तरीके से निकालेंगे हम एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन। बहुत ही आसान से शब्दों में एक्सेलरेशन आप इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कुल मिला के आपका क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ये आपको समझना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो 1D मोशन में क्या होगा, 1D मोशन में डायरेक्शन तो चेंज होगी नहीं, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा होगा। तो अगर मैं कह रहा हूं कि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, देखो एक्सेलरेशन भी कैसी क्वांटिटी, एक्सेलरेशन भी आपके पास एक कैसी क्वांटिटी है, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी। तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी आपकी बढ़ेगी, जिस डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम होगा। तो वेलोसिटी को चेंज करेगा एक्सेलरेशन, ये ध्यान रखना। एक्सेलरेशन क्या करेगा, एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी को चेंज करेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी में चेंज कर रहा है, कितने टाइम में, 1 सेकंड में कितना चेंज कर देगा, वो हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन। तो यही अगर मैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करूं, कौन से एक्सेलरेशन की, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करता हूं, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में क्या होगा कि आपका टाइम इंटरवल वही बहुत छोटा सा होगा, तो छोटे से टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में चेंज भी थोड़ा सा आ रहा होगा। तो एक्सेलरेशन में छोटे से टाइम इंटरवल में जो चेंज आएगा वेलोसिटी में वो आएगा dv, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, dv by dt इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, dv by dt इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। तो ये ध्यान रखना है आपको, है ना, ये आ जाएगी आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो जब भी आपको क्या करना है, एवरेज वैल्यू निकालनी है तो v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टोटल टाइम, और इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी है तो जस्ट डिफरेंशिएट कर दो, ये आपको यहां ध्यान रखना है। और अभी हमारा एक्सेलरेशन पूरा नहीं हुआ है, हम एक्सेलरेशन के ऊपर बातें करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। अभी जस्ट एक्सेलरेशन का एक हल्का सा इंट्रोडक्शन आपको दिया है, ठीक है। आप बस ये ध्यान रखें कि किस तरीके से आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं, किस तरीके से एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, किस तरीके से जो है आप यहां पर एवरेज स्पीड निकालेंगे, किस तरीके से आप जो है यहां पर इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालेंगे। तो ये चीजें आप बस ध्यान रखें, बाकी आपको ध्यान ज्यादा कुछ यहां नहीं रखना है, ओके।
तो बाकी की चीजें हम देखेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड। और आज का सेशन अब हम करते हैं यहीं पे समाप्त। तो जो अगला सेशन होगा उसमें हम क्या देखने वाले हैं, अगले सेशन में हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे एक तो एक्सेलरेशन पे, और फिर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड जो मोशन है उस पे भी जो है हम बात यहां पर करेंगे कि जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा तो क्या होगा, फिर हम बात करेंगे जब वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा तो क्या होगा। तो इस तरीके से हम यहां पर चलेंगे और इस चैप्टर को समझेंगे। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।